तो आज हम लोग को करना होगा लिपिड। कल तक हम लोगों ने कर लिया था जनरल कैरेक्टर, और साथ ही किया था हम लोगों ने क्या, अमीनो एसिड। तो आज हम करेंगे लिपिड। अच्छा, लिपिड पानी में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? लिपिड यानी फैट, और फैट पानी में इनसॉल्युबल है। अच्छा, लिपिड का फार्मूला क्या है? RCOOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है एल्काइल ग्रुप से या वेरिएबल ग्रुप से। और R की वैल्यू हो सकती है कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 19 तक। कार्बन 1 से लेके कहां तक? कार्बन 19 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम कार्बन 1 मैक्सिमम 19 तक होगी। तो लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स पानी में इनसॉल्युबल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सिंपल फैटी एसिड हो सकता है। फैटी एसिड का फार्मूला अभी बोला है हम लोगों ने, RCOOH, यानी R ग्रुप अटैच है किसके साथ? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसको बोलते हैं COH, और ये रहा R ग्रुप। तो सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम, अभी सिंपल वाला लिपिड पढ़ रहे हैं, नाम है फैटी एसिड। मैंने सिंपलेस्ट नहीं बोला, सिंपल वाला जो लिपिड है उसका नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड का फार्मूला होता है RCOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है R से, और R में कार्बन की संख्या मिनिमम 1 हो सकती है, जो कि मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। मिथाइल में कार्बन 1 होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एक्साइल, एप्टाइल, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे बढ़ता जाएगा। और इसका नंबर मिनिमम 1 से लेकर के मैक्सिमम 19 तक हो सकता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन शामिल नहीं है। जबकि अभी आगे बोलेगा तो 20 तक ले जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यही देख लो, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है, और कह रहा है इसमें हमने कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी जोड़ लिया। अगर आपसे पूछे पामिटिक एसिड में एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 15, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को जोड़ के कितने हो गए? 16। तो ये क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात है। एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन है? 20, और इंक्लूडिंग की एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग। और ये भी बता दूं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का उदाहरण और अनसैचुरेटेड का उदाहरण, जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट हो उसे क्या बोलते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये इतना तो पता ही है आपको। अच्छा, अब फैटी एसिड जो है, देखो कह दिया 2 प्रकार के होते हैं, अभी बता दिया, सैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। अब आप बताओ, पामिटिक एसिड किस में आया था? सैचुरेटेड में। और एराकिडोनिक एसिड किस में आता है? अनसैचुरेटेड में। ठीक। अब कह रहा है एक दूसरा लिपिड है, वो भी सिंपल लिपिड है। पहला सिंपल लिपिड का नाम फैटी एसिड, दूसरे सिंपल लिपिड का नाम ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का फार्मूला ये होता है CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH। अब आप देखो, इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 3। तो ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी बोलिए क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और मीथेन इथेन प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन पे खत्म हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। देखिए लिखा हुआ है, पहला सिंपलेस्ट लिपिड था फैटी एसिड जिसका फार्मूला था RCOH। दूसरा है कौन सा? ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का IUPAC नेम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये देखिए, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, नाम है ग्लिसरॉल। अब देखो, कुछ ऐसे भी लिपिड है जिसमें पता है दोनों है, ये भी है और ऊपर वाला फैटी एसिड भी है। कैसे? देखो, अगर हमने इसमें जोड़ दिया HOOCR, ये क्या था? RCOH को उल्टा लिख दिया है, फैटी एसिड है ना। अब देखो, अगर हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया तो यहां से निकल जाएगा वाटर, और यहां बन जाएगा ऐसा कुछ, लुक ऐसा आ जाएगा। देख लो, यहां बना रहा हूं CH2 डैश O, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O और R। अब बताओ, ये बॉन्ड कौन सा है? एस्टर बॉन्ड, बाकी नीचे का सेम रहेगा। अब आप बताओ, एक आके जुड़ा है ना, एक फैटी एसिड जब एक ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो मोनोग्लिसराइड, अगर यहां पर भी ऐसे जुड़ गया और वाटर निकल गया तो डाइग्लिसराइड, और अगर यहां पे भी जुड़ गया और तीन एस्टर बॉन्ड बन गया ट्राइग्लिसराइड। तो बताइए, ये हो जाएगा 3 प्रकार का, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। और इन्हीं को हम फैट या ऑयल बोलते हैं। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है
तो इन्हीं को बोलेंगे क्या, ऑयल। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं फैट यानी घी और तेल हिंदी में। देखो क्या लिखा है, एक तीसरा लिपिड हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो जिसमें दोनों है, जो अभी अभी बताया, ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड भी है। फैटी एसिड जो है वो एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ गया, किससे, ग्लिसरॉल से। एस्टर बॉन्ड का सिंबल क्या था, RCOO डैश, इधर कुछ भी जुड़ा हो, RCOO डैश, इधर कुछ भी जुड़ा हो, तो यहां पे बन गया एक और कंपाउंड, और उसे अगर एक जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ गए डाइग्लिसराइड, तीन जुड़ गया ट्राइग्लिसराइड। अभी क्या बोला, इन्हीं को बुलाएंगे फैट या ऑयल, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ MP यानी मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। देखो ऑयल में L आ रहा है यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ऑयल में देखो LO आ रहा है तो लोअर होगा, और फैट का ऑब्वियसली बात है इसका लोअर है तो फैट का कैसा होगा, हायर। देखो अक्सर छोटी छोटी बातें ही दिमाग से स्किप कर जाती है, तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लोअर की हायर। अच्छा, और ये है तेल जो घर घर में यूज होता है, नाम है तिल का तेल, जिंजेली ऑयल, हर घर में यूज होता है, ठीक है ना, तो जिंजेली ऑयल। उसके अलावा हेंस रिमेन एज ऑयल इन द विंटर, ऑयल सर्दी में भी ऑयल ही रहता है। आप बताओ तिल का तेल कभी जमते हुए देखा है, नहीं, ऑयल हमेशा ऑयल ही भी रहते हैं, चाहे विंटर हो या समर हो, कोई बात नहीं है। फिर लिखा है फैट जो मार्केट से लाते हैं, फैट यानी घी, बटर, और क्या, बटर मिल्क, ये सारे मक्खन, ये सब हम जो लाते हैं मार्केट से, तो ये सब कैसा होता है, ये फैट कौन सा फैट है, एनिमल फैट है। एनिमल फैट जो होता है वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, हार्ड, और विंटर में जम जाता है, विंटर में जम जाता है, इवन घी निकालना डब्बे से मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सम लिपिड्स हैव फास्फोरस, ये कल की बात बता रहा है, कह रहा कुछ में फास्फोरस आ जाता है। फिगर देखो, ये देखो ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड है कि नहीं है, अरे मेरा इधर था, इन्होंने घुमा के इधर कर दिया, समझ रहे हो ना, फिगर बस इधर आ गया है। ट्राइग्लिसराइड है, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, एक एस्टर बॉन्ड, दूसरा एस्टर बॉन्ड, तीसरा एस्टर बॉन्ड, ट्राइग्लिसराइड है। ठीक, अगर इसी ट्राइग्लिसराइड में यहां पर फास्फोरिक एसिड आ जाए, देखो ये वैसे का वैसा ही है, देखो ध्यान से देखो, ये जैसा है सेम वैसा है, ये जैसा है वैसा ही, इसको नहीं छेड़ा गया है, ये वैसे का वैसा ही है। यहां पर फास्फोरिक एसिड लाके डाल दिया गया, और फास्फोरिक एसिड बगल में किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, फास्फोरिक एसिड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तब ये बन जाएगा कंपाउंड फास्फोलिपिड। और यहां पर ये देखो, ये कौन सा बॉन्ड आ गया, फास्फो एस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बॉन्ड, ये कौन सा है, ये एस्टर बॉन्ड है, ये कौन सा है, एस्टर बॉन्ड, ये देखो बीच में फास्फेट आ गया, अगर कार्बन की जगह फास्फोरस आ जाए तो इसे बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो याद रखिए इसे बोलेंगे फास्फोलिपिड, और इसी साल क्वेश्चन आया था, और लेसिथिन से मैच होगा, किससे मैच होगा, लेसिथिन से। कहां पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किस रूप में होता है, डबल लेयर, डबल बाइलेयर यानी लिपिड बाइलेयर, और याद करो कल भी किया था, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, वाटर लविंग, वाटर हीटिंग, याद आ गया कि नहीं आ गया। तो वही कह रहा है कुछ लिपिड में फास्फोरस होगा, कुछ लिपिड में फास्फोरस होता है, और वो फास्फोराइलेटेड हो जाता है, किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन के साथ वो जुड़ जाता है। इस तरह के फास्फोलिपिड जो होते हैं इन्हें फास्फोलिपिड बोलेंगे, और ये पाया जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में, और इसका नाम क्या था, लिसाइथिन, लेसिथिन आर सब एग्जांपल। ये कह रहा है ऐसे ही हमारे टिश्यू में पाया जाता है, कहां, नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में याद करो स्वान सेल पाई जाती थी, स्वान सेल यदि लिपिड लेयर बना देती थी तो माइलिनेटेड, और अगर नहीं बनाती तो नॉन माइलिनेटेड। तो देखो उसी की बात कर रहा है, नर्वस टिश्यू में लिपिड लेयर पाई जाती थी, माइलिन कवरिंग में पाई जाती थी, ठीक है ना, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती थी। माइलिन कॉम्प्लेक्स था कि सिंपल, और नॉन माइलिन सिंपल था। नोड ऑफ रेनवियर किस में पाए जाते थे, माइलिनेटेड में। तेज इंपल्स कंडक्शन किसमें होगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी फास्ट थी, माइलिनेटेड की, और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में पाए गए थे। MSC फार्मूला था, MSC, माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, याद आया। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी हम लोगों की बॉडी के अंदर और भी कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब हो गया ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ कोई और कंपाउंड भी आ गया, नाइट्रोजन आ गया या कोई और आ गया,
देखो अगर चारों कोनों पे सभी कोनों पे कार्बन रहेगा तब तो इसे बोल सकते हैं क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन के अतिरिक्त कोई और भी इंटर कर गया तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ गया, कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ सकता था, कार्बन के साथ साथ कोई और ग्रुप भी इंटर कर सकता था। चूंकि इसमें नाइट्रोजन की एंट्री हुई इसलिए इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलेंगे। बताइए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस ये लिखा है, सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस। और ये पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये वैसे दो प्रकार के होते हैं ग्रुप वाइज, प्यूरीन पिरिमिडीन, प्यूरीन पिरिमिडीन, ठीक है। अच्छा प्यूरीन के नाम छोटा है, जिसका नाम छोटा है उसका साइज बड़ा है, वो डबल रिंग है, वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और जिसका नाम छोटा है बड़ा है वो सिंगल रिंग दिखाई पड़ेगा ऐसा। तो बताइए प्यूरीन में नंबर ऑफ लेटर अल्फाबेट्स कम आ रहे हैं तो इसका साइज कैसा होगा, बड़ा। और इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लेटर आएंगे, लिख के देखना, तो इसका साइज कैसा है, छोटा। यानी जिसका नाम छोटा उसका साइज बड़ा, जिसका नाम बड़ा उसका साइज छोटा। और ये प्यूरीन प्योर एज सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल एजी, ठीक है ना, सिल्वर का सिंबल एजी, एडेनिन और गुआनिन। और ये तीन प्रकार का होता है। फार्मूला कट, फार्मूला कट। अच्छा कट क्यों बोला गया, इसको यहां से कट कर दो, इतना हिस्सा जो बच गया वही तो प्यूरिन है, तो इसलिए प्यूरिन को कट करो पिरिमिडीन बन जाएगा। फार्मूला भी याद रहेगा, कट, साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन, साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन। अलर्ट रहिएगा, थायमिन नॉट थियामिन, थायमिन अलग है, थियामिन अलग है। थियामिन है विटामिन, विटामिन B1, विटामिन B1। देखिए लिखा है नाइट्रोजन बेस पांच प्रकार के हो गए टोटल, एडेनिन गुआनिन जो कि प्यूरिन था, और कट, साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन जो कि पिरिमिडीन था। कह रहा है जब ये अटैच हो जाएंगे शुगर से, जब ये शुगर से अटैच हो जाएंगे, बताइए बेस प्लस शुगर क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर कहीं फास्फोरस भी आके अटैच हो गया तब बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब कह रहा है नाम कैसे पहचानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां नाम नेमिंग करने का मेथड बता रहे हैं। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड पहले सीखें। यदि प्यूरिन है साथ में तो आगे नाम के आगे सीन लगा देना, यदि पिरिमिडीन है तो नाम के आगे डीन लगा देना। जैसे एडेनिन प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है, एडेनिन प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है, प्यूरिन है ना तो एडिनोसिन, गुआनिन भी तो प्यूरिन है, गुआनोसिन। अच्छा साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन, तो साइटिडीन यूरिडीन थाइमिडीन, हो गया नाम लिखने का मेथड। अच्छा अब आ जाइए उसका नाम लिखने का मेथड है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये साइड का था, अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में उसमें लगाते हैं, अगर प्यूरिन है तो नाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड में क्या लगाएंगे, नाइलिक, और अगर ये है तो डाइलिक। जैसे एडेनिन का नाम बताइए, एडिनाइलिक एसिड। जैसे रैंडम पूछे थायमिन का नाम बताइए, थाइमिडाइलिक एसिड, क्योंकि पिरिमिडीन ये प्यूरिन था तो नाइलिक लगाया, पिरिमिडीन है तो डाइलिक लगाओ, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा भी है, इन्होंने मेथड में डायरेक्ट बोल भी दिया है, क्या बोला है, एडेनिन एडिनोसिन, देखो सीन लगा है, गुआनोसिन देखो सीन लगा हुआ है, लेकिन ये तीनों में देखना डीन डीन डीन, और ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा नाइलिक एसिड लगा है, नाइलिक एसिड और गोनाइलिक एसिड, तब तो ये वो प्यूरिन वाले न्यूक्लियोटाइड है। और डाइलिक, डाइलिक और डाइलिक लग गया तब भी ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन कौन से वाले, पिरिमिडीन वाले। देखो न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, और इनके मोनोमर का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, इसीलिए इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा डीएनए और आरएनए का एक ही तो काम है, क्या, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। पर ज्यादातर जीवों में क्या होता है, थोड़े जीवों में क्या होता है, वायरसेस का कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, और इसीलिए वायरस म्यूटेट फास्टर रेट से होते हैं, ठीक है ना हम, और उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 12th की एनसीईआरटी में। कल ये बता दिया था गैस, अगर अमीनो एसिड में आर की जगह हाइड्रोजन हो तो गुआनिन, अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप हो तो एलेनिन, और यहाँ CH2OH है तो सीरीन। फार्मूला क्या बना था, गैस। अच्छा ये पहचानते हो, केमिस्ट्री में भी आप लोग ने पढ़ा होगा, ये ग्लूकोज है, ये राइबोज है, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे।
ये 5 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है। देखो इस फैटी एसिड को लिखने का फार्मूला क्या है, CH3 लिख दो डैश CH2 और N और इधर लिख दो COH। अब अगर हमें पार्बिटिक एसिड लिखना है, मान लो 16 कार्बन वाला, तो 16 में एक कार्बन तो ये है, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए, इसके कितने कार्बन बचेंगे 14, तो यहाँ N की वैल्यू क्या रख दो 14। देखो अपने आप याद हो गया, ठीक है ना, अपने आप याद हो गया, कुछ उसमें रटने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को आता है, ये मैंने बनाना सिखा दिया, ये तुरंत पहचान जाओगे कि फास्फोलिपिड है, और एग्जांपल है लेसिथिन, और पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, दे देगा और बोलेगा ये किसका स्ट्रक्चर है और कहां पाया जाता है, ये भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। पर ये मेजर लिपिड है कि माइनर, ये माइनर है और ये मेजर लिपिड है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये इसमें 4 चेन होती है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये एक ओपन चेन होती है और एक OH ग्रुप लगा होता है। याद रखिएगा, ये सीधे फिगर देख के पहचानना होगा, और पहचानने के बाद ये पहचानना होगा कि कहां पाया जाता है। तो माइनर लिपिड है हमारे, कहां पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। तो फैट या ऑयल फिनिश हो गया। देखो अभी बताया था कि प्यूरिन का नाम छोटा तो उसका साइज बड़ा, पिरिमिडीन का नाम बड़ा तो उसका साइज छोटा। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा है, देखो एडेनिन में यहां पर NH2 ग्रुप लगा होगा टॉप पे, NH2 ग्रुप, एडेनिन में NH2, A फॉर एडेनिन, A फॉर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, NH2 एमिनो ग्रुप को बोलते हैं ना, तो A फॉर एडेनिन, A फॉर एमिनो ग्रुप लगा है। अगर इसको उठा के यहां ले आओ, इसको उठा के यहां ले आए, ठीक है ना, और यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो ये गुआनिन हो जाएगा, तो ये गुआनिन हो जाएगा, ठीक है ना, गुआनिन हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी वो होते हैं, जितने भी पिरिमिडीन होते हैं, सबका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। ये हटा देना है, ये नहीं होता सबके पास, ये सब में कॉमन है। अच्छा अगर आपने यहां पे पहले की तरह NH2 रख दिया तो ये बन जाएगा C, अगर यहां पे पहले की तरह डबल बॉन्ड O रख दिया तो ये बन जाएगा U, और अगर यहां पे देखो यहां पर आपने CH3 लगा दिया तो बन जाएगा थायमिन, यानी थायमिन और यूरेसिल एक ही जैसा है। देखो एक्चुअली में ये क्या बना हुआ है, देख के बताइए, बताइए क्या बना हुआ है, देख के बताइए। यहां अगर NH2 देखो, यहां वो सब में होगा, अगर यहां पे डबल NH2 रखा है तब तो ये हो जाएगा साइटोसिन, अगर यहां पे डबल बॉन्ड O रख दिया तब ये हो जाएगा यूरेसिल, अगर यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां पर CH3 जोड़ दिया यहां पर, तो क्या बन जाएगा, तो थायमिन बन जाएगा। और थायमिन और यूरेसिल में तिनका भर का फर्क है, थायमिन और यूरेसिल में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फर्क है, ठीक है ना। यानी अगर फिफ्थ ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, यूरेसिल के फिफ्थ ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो उसी को थायमिन कहते हैं। कहां लिखा है 12th के एनसीईआरटी में, कहां लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी से इसलिए याद दिला दिया क्योंकि आगे 12th तो आनी है। देखो ये हमें पांचों याद हो गए और विद स्ट्रक्चर याद हो गए। आगे चलते हैं, देखो ये क्या है, ये शुगर है, कौन सी, 5 कार्बन वाली, ऊपर राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के फर्स्ट पोजीशन पर यदि एडेनिन जुड़ा हुआ है तो नाम क्या पड़ेगा बताओ, न्यूक्लियोसाइड बन गया ना। न्यूक्लियोसाइड के आगे क्या लगाते थे, सीन। देखो देख के भी पहचान गए और नाम से भी पहचान गए। जरा यहां देखो, ये यूरेसिल लगाए और ये 5 कार्बन की शुगर है, और ये प्यूरिन था तो सीन लगाया, ये पिरिमिडीन है तो डीन लगाएंगे, और ये था क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग के आगे या तो सीन लगाते हैं या तो डीन, जब प्यूरिन बैठा हो तो सीन, पिरिमिडीन बैठा हो तो डीन। अच्छा और आगे न्यूक्लियोटाइड्स पे, न्यूक्लियोटाइड्स पे या तो नाइलिक एसिड लगाते थे या तो डाइलिक एसिड। इन्होंने एक ही उदाहरण दिया है, प्यूरिन वाला, तो नाइलिक एसिड लगाया है। अगर यहां पे मान लो मैं वो रख देता हूं C, साइटोसिन रख दूं तो ये पिरिमिडीन का उदाहरण हो गया, तो यहां क्या लगाएंगे, साइटिडाइलिक एसिड, नाइलिक की जगह डाइलिक एसिड। तो याद रखिएगा, ऐसे भी पहचान गए और नाम देके भी पहचान गए। और ये जितना भी टेबल हम लोग ने पढ़ा है, पता है ये जितना भी टेबल पढ़ा है, दे ऑल आर द गुड एग्जांपल ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। देखो ये जितना भी पढ़ा है ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो 18 से 800 डाल्टन के बीच होगा। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डीएनए नहीं लिखा है, डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है, आरएनए नहीं लिखा है,
इस टेबल में केवल क्या लिखा है, उनके 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 जो कंपोनेंट है वो लिखे हुए हैं। जैसे बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देख के बता रहा, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल? ग्लूकोज है, राइबोज है, ये अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, एडेनिन है, यूरेसिल है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। न्यूक्लिक एसिड तो बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, वो नहीं है, याद रखिएगा। जब स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तभी तो बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे। अब देखो एक टॉपिक आया, मेटाबोलाइट्स। हमारे शरीर में क्या होता रहता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म चलाता कौन है? यही केमिकल जो हम पढ़ रहे हैं। ये जितने केमिकल हैं, एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ग्लूकोज एक केमिकल है, आपने पढ़ा था कि वो टूट जाता है और टूट के पायरुविक एसिड बना देता है, और पायरुविक एसिड आगे चल के एसिटाइल को एंजाइम ए बना देता है। तो ऐसे एक केमिकल दूसरे में, दूसरा केमिकल तीसरे में लगातार बदलता रहता है। इस बदलाव को ही बोलते हैं, इसी टूट फूट की रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। बताइए हमारी बॉडी के अंदर जो टूट फूट हो रही है, कि क्या टूट रहा है, क्या फूट रहा है? बॉन्ड्स जो टूट रहे हैं हमारे बायोमोलिक्यूल के, इसी पूरी रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और शरीर में ऐसी लगभग 5000 रिएक्शन चल रही है, इनको मिला करके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो अब देखो, जो मेटाबोलाइट्स, ऐसे केमिकल को मेटाबोलाइट्स कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म चलाने में भाग ले रहा है। जो मेटाबॉलिज्म चला रहा है उसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब मेटाबोलाइट दो प्रकार के होते हैं, जो डायरेक्ट फिजियोलॉजी में भाग लें, डायरेक्ट फिजियोलॉजी में भाग लें और एनिमल से प्राप्त किए गए। पहली बार कहां से खोजे गए? एनिमल सेल से। एनिमल सेल से जो प्राप्त किए गए, निकाले गए, उनका रोल पहचाना गया, तो पता ये चला ये केमिकल्स जो हमारे शरीर से निकाले गए, एनिमल, हम लोग एनिमल है ना, एनिमल के शरीर से निकाले गए, वो पहले खोजे गए। पहले का मतलब प्राइमरी की सेकेंडरी। तो एनिमल से जो निकाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, और उनका काम पता किया गया, तो पता ये चला कि ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। ये काम भी पता चल गया। यानी इनका काम आइडेंटिफाइबल है कि नॉन आइडेंटिफाइबल? आइडेंटिफाइबल। इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बुलाएंगे कि सेकेंडरी? अच्छा, कुछ अब इनको खोजने के बाद हमने प्लांट में डाउट था हमें कि प्लांट में कौन सा होगा, हमें डाउट था फंजाई में कौन सा होगा, हमें डाउट था बैक्टीरिया में कौन सा होगा, तो हमने सबका निकाल लिया एक साथ। अब जो पहले खोजे गए उनको प्राइमरी नाम दिया, तो बाद में खोजे गए उनको सेकेंडरी नाम दिया। अब बताओ, जो बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई इत्यादि से निकाले गए उनको क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी। नहीं, प्राइमरी कैसे बुलाएंगे? प्राइमरी तो एनिमल से निकाल चुके थे, अब जो नए निकाले गए सेकेंडरी। अच्छा, अभी कोई बच गया होगा तो अब जब खोजा जाएगा तो टर्सरी। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई नहीं खोजा गया, अभी दो ही प्रकार के हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, वो कभी डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, वो इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। जैसे मनुष्य के कल्याण के काम आएंगे। अब बताओ, मसाले पौधों से प्राप्त होते हैं, है तो केमिकल ही, मसाले केमिकल ही तो हैं। अरे इलायची डाल दो तो इलायची का फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर आ रहा है कहां से? आ रहा है केमिकल से। बताओ सही है कि नहीं है? ऐसे अदरक, अदरक क्या है? अदरक कूट के डाल देते हैं तो चाय में टेस्ट आ जाता है, केमिकल ही तो है। बताओ भाई, चाय की पत्ती में क्या निकलता है? केमिकल ही तो निकलता है, जो जो अर्क के रूप में आपके चाय में चला जाता है, निकोटीन, है ना। इसी तरीके से सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये यूज तो हम लोग कर रहे हैं। कॉफी पौधों से प्राप्त हुआ, पीते हम हैं। अदरक जो है पौधों से प्राप्त हुआ, एंटीबायोटिक है। सेंट या परफ्यूम पौधों के फूल से निकलता है, लगाते हम हैं। इसेंशियल ऑयल पौधे से निकलता है और खुशबूदार तेल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, ये जो मेडिसिन है पौधों से मिलती है, हम लोग यूज करते हैं। ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स पौधों से मिलते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और पौधे और भी रोल प्ले करते हैं, पौधे इनसे और भी रोल प्ले करते हैं, है ना। कहीं चोट लग जाए, एंटीबायोटिक लगा लो, है ना। हल्दी बांध दो, घाव सही होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो आइडिया लग गया। देखो, इसको यहां से पढ़ना है, ये पहले लाइन तो बेकार है। देखिए क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति बायोमोलिक्यूल की लिस्ट बनाएगा तो इस लिस्ट में हजारों प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, जिसमें अमीनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा आ जाएगा। फॉर रीजन दे आर गिवन इन सेक्शन 9.10, यानी जो अभी पढ़ के आए 9.10, कह रहा है इनको, इन बायोमोलिक्यूल को हम मेटाबोलाइट्स बुलाते हैं।
और एनिमल टिश्यू से अगर हम निकालें तो हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड फिगर 9.1 के ही हैं। फिगर 9.1 में जितने दिए हैं सब हमारे अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और वो ग्लिसरॉल, ये सब हमारे ही तो अंदर हैं। इनको हमने क्या बुलाया बताओ? जो एनिमल से प्राप्त हुए, जो पहले बार निकाले गए, जो फिगर 9.1 में दिखा रहे थे, उन्हें क्या बुलाया गया है? प्राइमरी। जबकि अभी जो बचे हुए थे, प्लांट से निकाले, फंजाई से निकाले, माइक्रोब से निकाले, हजारों प्रकार के नए कंपाउंड निकाले अदर देन प्राइमरी, कहने लगे ऐसा नहीं था कि इनमें प्राइमरी नहीं था, इनमें प्राइमरी था, पर वो हमें पहले से ही पता था। अरे प्राइमरी पहले से ही पता था कि ये तो पहले ही खोज चुके हैं। जो नेक्स्ट मिले, जो अदर देन प्राइमरी प्राप्त हुए, अब जैसे अल्केलाइड, फ्लेवेनाइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, टेनिन, रेजिन, गम, सेंट, परफ्यूम, स्पाइसेस, अभी नाम लिए थे मैंने, ये सारे कौन से? सेकेंडरी। अच्छा मेरा क्वेश्चन, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पहले खोजे गए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाद में खोजे गए, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स केवल एनिमल में पाए जाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट केवल प्लांट में पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है? गलत है। प्राइमरी मेटाबोलाइट दुनिया की हर सेल में पाए जाते हैं, लेकिन हमारी सेल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं पाए जाते, केवल और केवल हमारी सेल के अतिरिक्त सेल में पाए जाते हैं। यानी कि इन सेल्स में प्राइमरी भी होंगे और सेकेंडरी भी, लेकिन प्राइमरी पहले खोज चुके थे तो हमने उन्हें क्या बुलाया? सेकेंडरी। ये देखो लिखा है, हमने उन्हें बुलाया सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टेबल 9.3 में, अभी ये याद कराते हैं, टेबल 9.3 इसमें पाया जाएगा और यहां से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम 1, कॉलम 2 मैच कराने को आता है। अक्सर मैचिंग का क्वेश्चन यहां बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के टेबल हमेशा मैचिंग में आएंगे। और जैसा कि आपने पेपर देखा था कि मैचिंग काफी आ रही है, और चूंकि अब चॉइस खत्म हो गई तो पेपर को थोड़ा सा टफ करने के लिए मैचिंग ज्यादा आएगी, स्टेटमेंट ज्यादा आएंगे, असर्जन रीजन ज्यादा आएगा, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, ये तो तय है, ठीक है ना, पेपर का थोड़ा लेवल हाई करने के लिए, ताकि कट ऑफ लो जाए। पेपर टफ नहीं आएगा लेकिन पेपर लेंदी आएगा। अरे अब दे के आना तब बताना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन। देखो प्राइमरी का फंक्शन आइडेंटिफाई हो चुका है, इनका रोल हमें पता है, कहां भाग लेते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। लेकिन अभी तक हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल नहीं पता, जितने सेकेंडरी है हमको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अब मसाले पौधे में क्यों पाए जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे काम आ रहे हैं वो पता है ना, मतलब डायरेक्ट रोल नहीं पता उनका। However, many of them useful to the human welfare। कहता है सेकेंडरी क्यों पाए जा रहे हैं हमें अभी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये मानव कल्याण के काम आ रहे हैं। जैसे रबर हमने हमारे काम आई, ड्रग्स हम लोग के काम आई, मसाले हम लोग के काम आए, सेंट हम लोग के काम आया, पिगमेंट्स हम लोग के काम आ रहा है। अरे खाने का जो वो रंग डालते हैं, खाने में रंग डालते हैं कि नहीं डालते? कश्मीरी लाल मिर्च क्यों डालते हैं? एक स्पेसिफिक कलर देने के लिए। वो कोई टेस्ट नहीं देता, लेकिन क्या होता है, स्पेसिफिक कलर देता है। कलर मिर्च भी कई प्रकार की आती है, रोगनी मिर्च ऑयल छोड़ देती है ना, रंगत देनी है तो कश्मीरी लाल मिर्च, अगर तीखापन देना है तो तीखी लाल मिर्च, है ना। अब देखो, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है कि कुछ का, और कह रहा है इसको डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो इसको याद करते हैं। पिगमेंट्स में आ जाएगा, फार्मूला याद करिएगा, कैप, कैरोटिनाइड्स और एंथोसाइनिन पिगमेंट्स में आएगा, फार्मूला बना है कैप, डायरेक्ट याद हो जाएगा। कैप से याद रहेगा सी फॉर कैरोटिनाइड्स, ए फॉर एंथोसाइनिन, पी फॉर पिगमेंट, ठीक है ना। कैप, और कैप किसी ने तो पहनी होगी, मैक ने पहनी, मैक ने क्या पहनी हुई है? कैप। तो एम से मॉर्फिन, ठीक है ना, मॉर्फिन और कोडीन दोनों एल्केलाइड है, ये देखो मॉर्फिन और कोडीन दोनों एल्केलाइड होती है। टर्पिनॉइड्स में बड़ा आसान है, बस मोनो लगा दो, डाई लगा दो, डायरेक्ट याद रहेगा। अच्छा, इसेंशियल ऑयल में देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑयल को उल्टा करो, तो एल से लेमन और ओ से ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, एल को बोलो लेमन और ओ आई से ऑयल, वो भी याद हो जाएगा। ठीक, इसका याद रखना टार,
सिगरेट की स्मोकिंग में टार नाम का केमिकल होता है, तो उसी से टार याद रहेगा। टी फॉर टॉक्सिन, एब्रिन और रिसिन। एब्रिन और रिसिन जहरीले पदार्थ है, पौधों से मिलते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा एक पौधा होता है एरंड, कैस्टर बोलते हैं, एरंड कैस्टर, रेडी का पेड़ भी बोलते हैं, सुना है ना, देखा होगा। बीज में काटे 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 होते होते कि नहीं होते, रेडी का पेड़, वो पता है वो बड़ा पॉइजनस होता है, वो पॉइजनस होता है। अब उसके अंदर कौन सा पॉइजन होता है, रिसिन, रिसिन। लैक्टिन्स, लैक्टिन्स के लिए याद रखिएगा लोकल, लोकल कैरियज, एलसी। हम लोग जब लोकल ट्रेन पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एलसी आ गई, या मेमू बोलते हैं, है ना, मेमो या जो भी मोमू एलसी, लेकिन एलसी बोलते हैं लोकल कैरियज। तो एल से याद रहेगा लैक्टिन, और सी से कौन कैलाविनिल ए। अच्छा, ड्रग्स में देखो विन ब्लास्टिंग एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है। कुरकुमिन हल्दी से निकलता है, ठीक है, हल्दी से निकलता है। और एंटीबायोटिक है कि एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो होती है जो चोट को भर देती है। अच्छा, और पॉलीमरिक में तो सबको याद है, आपने केमिस्ट्री में रबर पढ़ा है, पॉलीमर है, गम पॉलीमर है, सेलुलोज पॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज का। और अभी पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर में। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा मैचिंग टाइप में कॉलम से। ये कॉलम मैंने पढ़ा दिया था पैरा, ये पैरा कवर है, याद है ना, ये पैरा पूरा कवर कर दिया था यहां तक। ये भी मैंने बता दिया था फार्मूला, वेप्रोन काली, वेप्रोन काली, और ट्रिक भी बताई थी, हाउ टू लर्न। आज पढ़ेंगे प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या होते हैं, अब हम पॉलीमर पढ़ रहे हैं, मोनोमर हमारे लगभग खत्म हो गए, अब आगे पॉलीमर पे। पॉलीमर में प्रोटीन, अच्छा अमीनो एसिड को जब जोड़ दोगे किसी बॉन्ड से तो वो जो चेन बनेगी उसी को बोलते हैं प्रोटीन की चेन। अगर अमीनो एसिड को बॉन्ड से जोड़ दिया जाए, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा कैसे जुड़ेगा, इधर देखिए, ये कार्बन, एक ये कार्बन, इधर NH2 ग्रुप बैठा था, इधर R बैठा है, इधर H बैठा है, इधर COH बैठा है। क्या ये एक अमीनो एसिड है, एक है कि नहीं है। देखो एक और बगल में लिख लेते हैं, HNH डैश C R COOH, और यहां H। अब आप देखो इसको NH2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, HNH लिख सकते हैं ना, निकाल दो वाटर। अब कौन सा बॉन्ड बन गया, CONH, यही तो है पेप्टाइड बॉन्ड। देखो दो अमीनो एसिड जुड़ गए, दो अमीनो एसिड जुड़ गए, बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे और आगे जुड़ जाएंगे, और आगे जुड़ जाएंगे, चेन लंबी हो जाएगी। इसी लीनियर चेन को हम बोलेंगे पेप्टाइड, वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाएंगे। और प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। कल बताया था 20 अमीनो एसिड होते टोटल जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, उसमें से 10 जो है वो इसेंशियल, और 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल, जो शरीर बना रहा है नॉन इसेंशियल, जो खाने से ले रहे हैं इसेंशियल। देखो प्रोटीन का दूसरा नाम, अच्छा पॉलीपेप्टाइड का सिंबल क्या है, CONH। ये देखो CO, इधर NH। ये लीनियर चेन होती है, किसकी बनी होती है, आपस में कैसे जुड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पॉलीपेप्टाइड। अच्छा प्रोटीन पॉलीमर है एमिनो एसिड का, अभी अभी देखा आप लोगों ने। अच्छा प्रोटीन 20 टाइप के अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है, जिसमें से कुछ के नाम कल हमने पढ़े भी थे। अच्छा, और प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होना चाहिए, होमोपॉलीमर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर देखो होमोपॉलीमर होगा, जैसे ऐसा होता ट्रिप्टोफैन 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 ट्रिप्टोफैन, फिर दूसरे में भी ट्रिप्टोफैन 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 ट्रिप्टोफैन, तो वैरायटी बदली कहां, वैरायटी तो सेम ही रहेगी। तो अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रकार की प्रोटीन बन जाएगी। अच्छा अगर हमारे पास 4 या 5 अल्फाबेट्स होते तो हम इतने शब्द नहीं बना सकते थे। हमारे पास 26 अल्फाबेट थे, तो उनको आगे पीछे करके उनके सीक्वेंस को चेंज करके करोड़ों अरबों वो बन गए वर्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं। वैसे ही 20 अमीनो एसिड को इधर उधर जोड़ जाड़ के हम वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड बना सकते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं। और इसीलिए प्रोटीन को दुनिया का सबसे बायोडाइवर्जिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल माना जाता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्जिफाइड कौन है, प्रोटीन। अच्छा बाल क्या है, आंखें क्या है, प्रोटीन है ना। त्वचा में क्या है, कोलेजन प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन इतनी सारी डाइवर्सिटी शो करता है जितना हम सोच भी नहीं सकते, है ना। और अच्छा चलो, बाल भी कई कलर के होते हैं, शेर के बाल देख लो, है ना, चीता के बाल देख लो,
है ना। हम लोग के बाल देखो ब्लैक कलर के। अच्छा अभी इंसानों के ही बाल देख लो, आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ गोल्डन बाल मिलेंगे आपको, किसी दूसरी कंट्री चले जाओ ग्रेइश बाल मिलेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे ही कई बाल ब्राउन मिलते हैं, ब्लैक मिलते हैं, और अलग अलग तरह के होते हैं, तो कई तरह की वैरायटी हो सकते हैं। तो होमोपॉलीमर अगर होगा तो एक ही टाइप के मोनोमर रिपीट करेंगे n टाइम्स, और इससे होगा क्या, इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। लिखा है द लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन, लेसन का मतलब होता है घटना। बताओ अगर अमीनो एसिड एक ही प्रकार के होंगे तो होमोपॉलीमर बन जाएगा। होमोपॉलीमर हमारी पोषण वैल्यू को घटा देगा कि बढ़ा देगा, घटा देगा। आप जो खाते हो प्रोटीन, सोयाबीन में अलग प्रोटीन है, मांस मछली में अलग प्रोटीन है, ठीक है ना, चने में अलग प्रोटीन है अलग अलग दालों में अलग अलग टाइप की प्रोटीन है, इसलिए तो हर दाल का इंपैक्ट अलग अलग होता है। बोलते हैं दाल प्रोटीन रिच होती है, लेकिन क्या सबसे सेम टाइप की प्रोटीन मिलती है? नहीं, वैरायटी ऑफ प्रोटीन मिल रही है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, और ये हमें कहां से मिलते हैं? सप्लाइड थ्रू डाइट, यानी डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जो प्रोटीन हम खाने में खाते हैं उन्हीं से इसेंशियल अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, लेकिन जो शरीर बनाता है वो इसेंशियल नहीं होता, वो कैसा होता है? नॉन इसेंशियल। Therefore, amino acid can be essential and non-essential। बताओ जो शरीर में बना वो कैसा, जो भोजन से लिया वो कैसा, और क्या भी रहा है लेटर यानी कि बाद वाला, यानी ये वाला। नॉन इसेंशियल वो है जो शरीर ने बनाया, ठीक है ना। इसेंशियल वो है जो मील से लिया, यानी डाइट या फूड से लिया। प्रोटीन जो होते हैं उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैनी फंक्शन लिखा है, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल है ना, तो बहुत सारे फंक्शन है। जैसे प्रोटीन कल पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता था, अरे आयंस को ले जाता था, लाता था, किसी भी चीज को ले जाएगा, ले आएगा। कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है ना। कुछ हार्मोन बनाते हैं, जितने भी पी वाले हार्मोन ग्लैंड थे, पीनियल, पिट्यूटरी, पैंक्रियास और हाइपोथैलेमस वाले सारे हार्मोन कैसे थे? प्रोटीनस। जीआईटी वाले हार्मोन सब प्रोटीनस थे, अभी ताजा ही ताजा पड़ा है ना। सम आर एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स होते जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन एटसेट्रा। अब देखो फिर से मैचिंग का क्वेश्चन, ये या तो मैचिंग का आएगा या तो अपना वही स्टेटमेंट में ले लेगा। कोलेजन कहां पाया जाता है? कोलेजन स्किन में पाया जाता है, और एनिमल की मोस्ट अबेंडेंट है। बताओ मोस्ट अबेंडेंट ऑफ एनिमल कोलेजन कहां पाई जाती है? स्किन में। क्या करती है? दो सेल के बीच का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको लॉक कर देती है। मतलब अभी हम लोग की त्वचा की जो सेल है वो टाइटली बंधी हुई है, तो त्वचा कैसी अभी यंग है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे तो कोलेजन की मात्रा घटती है, सेल की दूरी बढ़ जाती है, सेल की दूरी बढ़ जाएगी, गैप हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी स्किन पे। यानी कि बताइए एजिंग से रिलेटेड वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन। एज बढ़ने के साथ साथ कोलेजन क्या होगा? घटेगा, इसलिए स्किन ढीली हो जाती है और उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोलेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम। किसको पचाएगा? प्रोटीन को। देखो प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है और प्रोटीन को ही पचाएगा। इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन का ही बना है, प्रोटीन को ही पचाएगा। इंसुलिन आपने पढ़ा था कि ये हार्मोन की तरह काम करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को गिराता है कि बढ़ाता है, और इसकी कमी से डायबिटीज मिलाइटस हुआ था। एंटीबॉडी ये लड़ाई झगड़ा करती है किससे? फॉरेन एजेंट से, फॉरेन एजेंट से। रिसेप्टर अभी पढ़ा था, हार्मोन के लिए रिसेप्टर हमने पढ़े थे जो कि दो प्रकार के थे, एक इंट्रासेलुलर एक एक्स्ट्रासेलुलर। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए कौन सा? इंट्रासेलुलर। और वाटर सॉल्युबल हार्मोन के लिए कौन सा? एक्स्ट्रासेलुलर। याद आया कि नहीं आया? अच्छा, जीभ पे रिसेप्टर है टेस्ट के लिए, नाक में रिसेप्टर है स्मेल के लिए, और एक्सेट्रा का मतलब और भी बहुत सारी जगह पे हैं, पॉपुलर जगह बता दिया। GLUT4 का मतलब सुनो, फोर को फॉर पढ़ो, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज ये लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनेबल कर देता है कहां पे? सेल में। तो मैंने सीधे बोल दिया फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। अच्छा, एनिमल वाली तो मोस्ट अबेंडेंट पता चल गई, प्लांट वाली बताइए। प्लांट वाली रुबिस्को। देखो कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट थी एनिमल वर्ल्ड की, जबकि रुबिस्को पूरा नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये रहा।
और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, पूरे बायोस्फीयर की सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अगर सिंगल चॉइस है तो क्या उत्तर देंगे रुबिस्को? प्लांट में पूछा जाए तो भी क्या जवाब देंगे, बायोस्फीयर में पूछी जाए तो भी क्या जवाब देंगे, लेकिन एनिमल लगा दिया गया तो क्या जवाब देंगे? और कोलेजन एजिंग से रिलेटेड है कि नहीं है? एज बढ़ने के साथ साथ घटेगी कि बढ़ेगी, और इसीलिए झुर्रियां पड़ने लगती है स्किन पे। पॉलीसेक्राइड, देखो पॉलीसेक्राइड नॉट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीमर नहीं कहते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तो मोनोसेक्राइड भी आ जाएगा, डाइसेक्राइड भी आ जाएगा और पॉलीसेक्राइड भी आ जाएगा। क्या सारे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं? नहीं, लेकिन सारे पॉलीसेक्राइड को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। वो कुछ ऐसा ही हुआ, मैं एक मैमल हूं, ठीक है ना, मैं कॉर्डेटा को बिलोंग करता हूं, तो ऑल मैमल्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट मैमल। समझ में आई बात? तो इसी तरह से सारे पॉलीसेक्राइड को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, पर सारे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेक्राइड नहीं कह सकते। इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन और है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल द प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सही कहा मैंने? आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, ये पॉलीमर थे तो सॉल्युबल पूल में पाए गए थे कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पहला पाया गया था पॉलीसेक्राइड। और कह रहा है अदर भी थे, अदर कौन से थे? पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और पॉली न्यूक्लियोटाइड। लेकिन लिपिड भी मिला था, पर लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं था, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं था। तो ध्यान दीजिए, पॉलीसेक्राइड लंबी चेन होती है, किसकी बनी हुई होती है? शुगर की। देखो, जब अमीनो एसिड जुड़ा था तो पॉलीपेप्टाइड बना, जब शुगर जुड़ेंगी तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। अच्छा, और कह रहा है ये बिल्कुल थ्रेड जैसे हो सकती है, जैसे कॉटन में धागे नुमा होती है, कॉटन में धागे नुमा होती है, और ये मोनोसेक्राइड के मिलने से बनती है। कह रहा है कि कोई भी पॉलीसेक्राइड अगर धागे नुमा है तो उनके कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स बना रही होगी, उन्हें कुछ ना कुछ मिलके बनी होगी, उन बिल्डिंग्स को बोलते हैं क्या? मोनोसेक्राइड। मतलब मोनोसेक्राइड के जुड़ने से पॉलीसेक्राइड बनता है, जो कि एक लंबी चेन है, ये कहना चाहता है। शब्द वही कह रहा है, थोड़ा घुमा घुमा के बोल रहे हैं। अच्छा, कह रहा है सबसे पहला पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, और इसमें एक टाइप के मोनोसेक्राइड है, नाम है ग्लूकोज। यानी होमोपॉलीमर है कि हेट्रो? होमोपॉलीमर है कि हेट्रो? लिख भी दिया है। और कह रहा है इसी से मिलता जुलता एक और वेरिएंट है, नाम है स्टार्च। स्टार्च एक वेरिएंट है पॉलीसेक्राइड का, लेकिन वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। कहां पे? प्लांट में कि एनिमल में? और कह रहा है इसी की तरह से एनिमल में एक और है, वो कहलाता है ग्लाइकोजन। तो बताओ, एनिमल स्टार्च इज, और प्लांट का स्टार्च नॉर्मल स्टार्च, प्लांट का स्टार्च नॉर्मल स्टार्च, एनिमल स्टार्च इज ग्लाइकोजन, ठीक है। और सेलुलोज जो होता है वो कॉटन वगैरह में पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है। इनुलिन अभी पढ़ के आए हैं, इंसुलिन। इंसुलिन इज द प्रोटीन जो कि एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को गिराता है। लेकिन इनुलिन ये पॉलीसेक्राइड है। अब देखना, यहां पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन गलत करा देगा। एक स्टेटमेंट वर्ड में इंसुलिन लिखेगा और दूसरे में लिख देगा इनुलिन, और आप समझोगे इंसुलिन, नीचे वाले को इंसुलिन ही समझोगे, क्योंकि सारा वो साइकोलॉजी का खेम है। एक ऊपर आप इंसुलिन पढ़ के आओगे, नीचे दिमाग नहीं जाएगा, नीचे आपको लगेगा रिलेटेड ही है, और स्पेशली असर्जन रीजन में ज्यादा खेला जा सकता है। रीजन में लिख देगा इनुलिन, है ना, तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। और पता है इसका काम क्या होता है? ये हमारे जीएफआर को चेक करने के काम आता है। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, एक मिनट में कितना छन के आना चाहिए, 125 ml। अगर कम या ज्यादा आ रहा है तो ये बता देगा, ये शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। अगर ये जितना डाला गया, इनपुट किया गया, उतना ही यूरिन से बाहर आ गया, तो इसका मतलब हमारा इनपुट और आउटपुट बैलेंस है। लेकिन अगर डाला गया ज्यादा और निकल के आया कम, मतलब किडनी पूरी तरह से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, दिक्कत हो जाएगी। इन पॉलीसेक्राइड चेन जैसे ग्लाइकोजन, अब देखो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ये है, ये ग्लाइकोजन का ब्रांच्ड होता है कि अनब्रांच्ड? देखो लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड होती है।
पहले देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये यहां से ब्रांचिंग निकल रही है, ये देखो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच निकल रही, फिर इससे ब्रांच, फिर उससे ब्रांच, फिर उससे ब्रांच, यानी कि हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और पता है हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? स्टार्च भी हेलिकल फॉर्म और ग्लाइकोजन भी हेलिकल फॉर्म। स्टार्च भी हेलिकल हो जाता है, ब्रांच्ड एंड हेलिकल, मतलब ये ऐसे आपको सीधा दिख रहा है, अभी लंबे समय तक ये सीधा नहीं रहेगा, ऐसे हेलिकल हो जाएगा, हेलिकली ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टार्च भी हेलिकली और ब्रांच होता है, लेकिन सेलुलोज सीधा सीधा होता है, ना उसमें कोई ब्रांच होती है और ना ही वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब दोनों में क्या अंतर हुआ? जो सेलुलोज है वो आयोडीन को नहीं बांध पाएगा, जिसमें हेलिक्स नहीं है वो आयोडीन को बांध नहीं पाता। क्या सेलुलोज के पास हेलिक्स है? क्या वो आयोडीन को बांध पाएगा? तो क्या कोई कलर देगा आयोडीन के साथ? नहीं। अभी देखना सब लिखा हुआ है, मैं थोड़ी इसलिए बता दे रहा हूं जल्दी कि उससे आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लिखा वही है जो मैं बता रहा हूं। अब देखो, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर स्टार्च हेलिकल है, ग्लाइकोजन हेलिकल है और ब्रांच भी है, तो बताओ जो हेलिकल भी होगा और ब्रांच भी होगा वो आयोडीन को बांध लेगा और आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और कलर देगा। ग्लाइकोजन लाल कलर देता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन वो नीला कलर देता है, ये लिखा हुआ है। कौन? स्टार्च नीला कलर देता है और सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। पढ़ के देखिए। और एक बात और है, इसके कितने एंड है जरा देखो, इसके कितने एंड है? वो राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है। राइट एंड, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, ये फेलिंग सोल्यूशन को और एक बेनेडिक्ट सोल्यूशन पढ़ा होगा, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को ये चेंज कर देता है कलर, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिड्यूसिंग एंड, और वो नहीं कर पाता नॉन रिड्यूसिंग एंड। बताओ फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर कौन सा एंड चेंज कर देता है और कौन नहीं कर पाता? इसलिए उसको रिड्यूसिंग एंड, राइट फॉर रिड्यूसिंग, और लेफ्ट को नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, राइट एंड कैसा है, रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग? क्या लिखा है? राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। और रिड्यूसिंग क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या करता है, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। और लेफ्ट हैंड को नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। देखो, इट हैज ब्रांच एज सोन इन कार्टून, यानी फिगर 99.2। स्टार्च भी हेलिकल है और ग्लाइकोजन भी हेलिकल है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर हेलिकल होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? जो देखो सीधे हो उन्हें बुलाते हैं प्राइमरी, और जो ऐसे हो जाएं उन्हें बुलाते हैं सेकेंडरी। आप बताओ, हमारे डीएनए और आरएनए ऐसा ही तो है, इसलिए कैसा होगा, सेकेंडरी की प्राइमरी। लेकिन कोई भी चीज जो सीधी चल रही है उसे बोलते हैं प्राइमरी। तो देखो, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों सेकेंडरी है, इसमें केवल एक लिखा है दोनों सेकेंडरी, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर लेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, हेलिक्स है, और स्टार्च आयोडीन को होल्ड करके कैसा कलर देती है। लेकिन सेलुलोज के पास कोई हेलिक्स नहीं है, क्योंकि वो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो आयोडीन को नहीं होल्ड कर पाता, इसलिए कोई कलर नहीं देगा, इसलिए कोई कलर नहीं देगा। ग्लाइकोजन का नहीं लिखा, ग्लाइकोजन भी होल्ड कर लेगा लेकिन रेड कलर देगा। इतनी बात क्लियर? देखो, फिगर भी क्लियर, वो भी क्लियर। अच्छा, प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कहां पाया जाता है? सेल वॉल में। तो प्लांट के सेल वॉल में बहुत सेलुलोज होता है। तो जब हम प्लांट से क्या करेंगे, पेज बनाते हैं, पेज, प्लांट के पल्प से जो पेज आप पढ़ रहे हो उस पे जो छपी हुई है एनसीईआरटी या जो आप लिखते हो, वो पेजेस कुछ और नहीं है, प्लांट के पल्प से बनाए जाते हैं। और जब भी कभी पेपर आता है तो बोलते हैं सेव पेपर सेव प्लांट्स, स्पेशली क्लासमेट के रजिस्टर पे लिखा होता है ताकि लोग अवेयर हो थोड़े से। इसीलिए बहुत सारा काम ऑनलाइन किया गया ताकि पेपर की खपत भी कम हो सके। आजकल देखो काफी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हो गए ऑनलाइन हो गए, उसको ऑनलाइन ही भरते। आपका जो फॉर्म है ये वाला, पहले हम लोग जब देते थे एग्जाम ऑफलाइन आते थे और पूरा उसमें इतना मोटा प्रोस्पेक्टस होता था और एक पेज का वही आपका ओएमआर की तरह फॉर्म होता था। अब देखो, अब कुछ नहीं, सब ऑनलाइन हो गया। केवल आपको साइबर कैफे में जाना है या खुद का लैपटॉप यूज करना है और आप फॉर्म भर लोगे, यही होता है ना। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लो सीधे, होता है कि नहीं होता है? एक प्रिंट आउट निकाल लो, काम खत्म। हम लोग क्या मैनुअली आता था, बाय पोस्ट, पता लगा पोस्टमैन कहीं गुम कर दे तो ढूंढते फिर। प्लांट वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेपर मेड अप ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। कह रहा है जो पेपर बनाते हैं प्लांट के पल्प से वो कुछ, वो और जो कॉटन है वो दोनों सेलुलोज है। अच्छा, कह रहा है दुनिया में क्या बस सिंपल सेल पॉलीसेकेराइड ही पाए जाते हैं? कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं।
तो दुनिया में सिंपल पॉलीसेक्राइड ही नहीं बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं जिनमें एमिनो एसिड जुड़ा होता है या एमिनो शुगर जुड़ जाता है। देखो, मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स नेचर में हो सकते हैं और ये किसके बने होते हैं? एमिनो शुगर के। मतलब शुगर के साथ कौन सा आ गया कंपाउंड? अभी तक केवल शुगर बोल रहा था, अब कह रहा है एमिनो ग्रुप भी जुड़ गया शुगर के साथ। कहता है या तो केमिकली मॉडिफाइड शुगर या तो मॉडिफाइड शुगर हो जाए, या तो अमीनो के साथ शुगर जुड़ा हो या तो शुगर बहुत मॉडिफाइड हो जाए, जैसे एन ग्लूकोसामीन। ग्लूकोज एमीन के साथ जोड़ के क्या बनाती है? ग्लूकोसामीन। और ये देखो नाग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसको शॉर्ट में नाग पढ़ते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और ये दोनों ही चीजें कहां पाई जाती है? ये पाई जाती काइटिन में, ये काइटिन में। और काइटिन दुनिया में दो जगह पाया जाता है, एक तो आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में, एक तो आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है, और दूसरा फंजाई की सेल वॉल में। तो दो जगह पाया जाता है, इन्होंने एक ही जगह लिखा है बस, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, लेकिन फंजाई में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं मोस्टली होमो होते हैं कि हेट्रो? होमो की हेट्रो? जितने भी इसमें दिए सब होमो है। अच्छा, हेमिसेलुलोज नहीं दिया, पैक्टिन नहीं दिया है, ठीक है ना, और भी म्यूकोपॉलीसेक्राइड नहीं दिया, ये सब हेट्रो होते हैं, ये सब हेट्रो होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल होमो वाले हैं, हेट्रो वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टार्च होमो है, ग्लाइकोजन होमो है, सबका यूनिट है ग्लूकोज। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा है और यहां भी पढ़ा है। देखो अभी जो बात पढ़ के आए हैं वही यहां लिखी हुई है। मैक्रो मॉलिक्यूल है कि माइक्रो? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन से मिलेगा कि सॉल्युबल? और कह रहा है देखो, कह रहा है ये इनके साथ मिला है, जो कि ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। देखो लिपिड नहीं लिखा, स्मार्टली लिख रहा है एनसीईआरटी, कहता है ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये हमें इनके और इनके साथ मिला था, और ये तीनों ही कैसे हैं? ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड को हटा दिया उसने, क्योंकि लिपिड का कंफ्यूजन सॉल्व कर चुके हम लोग। अब क्या बोला गया? न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। और अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट थे? 3। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा 5 कार्बन की राइबोज शुगर, और तीसरा फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। तो देखो पहला था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजनस बेस, दूसरा था मोनोसेक्राइड यानी पेंटोज शुगर, तीसरा था फास्फोरिक एसिड या बोल दो फॉस्फेट। जब तीनों जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, लाखों की संख्या में जुड़ जाए तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और हमारे पास, इंसानों के पास 6.6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं, या न्यूक्लियोटाइड पेयर बोलो। पेयर क्यों? डबल स्टैंडर्ड है। क्लियर है कि नहीं है? जरा उसका बता दो, ई कोलाई का 4.6 × 10 की पावर 6, 4.6 × 10 की पावर 6 इतने बेस पेयर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें जोड़ के पढ़िए। 12th 11th अलग अलग नहीं आएगा, नीट में पूरा सिलेबस आएगा। कह रहा है कि आपने फिगर 9.1 में देखा ही था कि हेट्रोसाइक्लिक कैसा दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के रूप में था, और 5 प्रकार का था। देखो एडनिन, गुआनिन और कट, CU उधर लिखा है TE। एडनिन और गुआनिन कह रहा है प्यूरिन है, पढ़ के आए हैं। कह रहा है बाकी सारे पिरिमिडिन है, पढ़ चुके हैं। और कह रहा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन रिस्पेक्टिवली। प्यूरिन में A और G आया था, पिरिमिडिन में कट आया था, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट अभी। कह रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर यदि राइबोज शुगर होगी, राइबोज शुगर, अच्छा राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, इसलिए लिख रहा है सेकंड पे डीऑक्सीराइबोज। कह रहा है देखो या तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में राइबोज वाली शुगर होगी जिसमें सेकंड पोजीशन पे OH होगा, और या तो पता है डीऑक्सीराइबोज होगी जिसमें सेकंड पे केवल H होगा, वो गायब हो जाएगा। तो इसको बोलिएगा राइबोज और इसको बोलिएगा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज से ऑक्सीजन निकाल लिया आपने तो नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज। बताओ डीएनए में क्या होगा, आरएनए में क्या होगा? राइबोज। और डीएनए में क्या होगा? किस पोजीशन की बात कर रहा हूं? सेकंड पोजीशन में। और डिटेल में चलेंगे जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है अगर उसके पास ये वाली शुगर है तो हम उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी
डीएनए बुलाएंगे, और अगर कह रहा है उसके पास राइबोस शुगर है तो हम उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए बुलाएंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए बुलाएंगे। तो याद रखिएगा दो तरह के होते हैं। अच्छा, फिर आगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो प्रोटीन जो होता है, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, हेट्रोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर की होमोपॉलीमर, क्योंकि होमोपॉलीमर होने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है और हमें ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए कि कम चाहिए, इसीलिए हमें प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर ही बनाना था। अब क्या कह रहा है, देखो हर चीज को सोचने का नजरिया अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा, मैं बायो मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में चलता है अमीनो एसिड, ठीक है ना, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, और ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर यही कोई केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो वो लोग सोचेंगे, वो उनको अमीनो एसिड से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, वो लोग केवल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, वो अमीनो ग्रुप देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप देखेंगे, कीटोनिक ग्रुप देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखेंगे, है ना, ऐसे देखेंगे। तो हर व्यक्ति के हिसाब से हर चीज का जो व्यू है वो बदल जाता है। यही बायोमोलिक्यूल मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बॉन्ड वॉन्ड से बहुत लेना देना नहीं है, मुझे आपको वो सिखाना है जो बायोलॉजी के लेवल का है। यही बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे तो उनका कंसर्न होगा कि बॉन्ड क्लियर करते चलो, ये बॉन्ड कहां से जुड़ा है, वो बॉन्ड कहां से जुड़ा हुआ है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये इसका आइसोमर है तो कैसा है, दोनों में क्या अंतर है, इंपेरिकल फार्मूला सेम है, कहीं ना कहीं स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तो वो अलग अलग है। वही बात यहां कह रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल को देखने के चार नजरिए हैं, चार नजरिए हैं। देखो पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला केवल देखते हो बस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से आप कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे NaCl, MgCl2, कैल्शियम फॉस्फेट, फलाना धमाका, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट हमेशा 2D देखता है, 2D देखता है, जैसे बेंजीन 2D है, जैसे नैप्थलीन 2D है। फिजिक्स वाला 3D देखता है हमेशा। फिजिक्स वाला जब भी देखो ऐसे बनवाता है फिगर, बचपन से लेके अभी तक आपने यही फिगर बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कहां भूलना है। और बायोलॉजी वाले उससे भी आगे सोच लेते हैं, है ना, वो 4 लेवल पे चले जाएंगे। अगर देखो बायोलॉजी वाले लेवल होंगे तो 4 लेवल पे चलेंगे। ये देखो लिखा, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन, कितने लेवल पे, 4 लेवल पे। अब 4 कौन से लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चल रहा है। बताइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से इंपेरिकल फार्मूला, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से 2D, फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग 3D, बायोलॉजी वाले के अकॉर्डिंग 4D, नहीं D नहीं, 4 लेवल। आप 4D कहां से आ जाएगा, 4 लेवल, 4D नहीं लिखा है, 4 लेवल, वहां 4D लिख देगा गलत हो जाएगा। अच्छा जरा सोचिए, अभी हमने पढ़ा था ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड लाइन से जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन तैयार हो जाएगी, एक चेन तैयार हो जाएगी, लीनियर चेन। और अभी मैंने सेलुलोज को बोला था कि अगर कोई मॉलिक्यूल लाइन से अरेंज हो तो उसे क्या बुलाते हैं, प्राइमरी। तो देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ कि सेकेंडरी, क्या कह रहा है पढ़ के देखिए, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अगर कहीं देखना हो तो पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट देखना है तो ये आपको दिखाई देगा प्राइमरी अरेंजमेंट से। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर। ये रटो नहीं, समझो कि थीम क्या है उसकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है। और अभी इस बार क्वेश्चन पूछा था लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला, इस साल पूछा था, अभी इस बार यहीं से क्वेश्चन आया था। बायोमोलिक्यूल से 5-6 लाइनें उठाई थी। सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सेल वाली यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आता है, अकेले 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 90। तो देखिए पहला अमीनो एसिड ये है, आखिरी अमीनो एसिड यहां कहीं होगा, तो बाईं तरफ वाला लेफ्ट वाला कौन सा होगा, फर्स्ट की लास्ट, और जो इधर राइट वाला होगा वो लास्ट। अच्छा याद करो, अभी हम NH2 ग्रुप बना रहे थे, वो इधर होगा तो इसे N टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। और उधर कौन सा होगा, COH, तो उसे C टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। बताओ फर्स्ट वाला कौन सा, N टर्मिनल अमीनो एसिड, और वो राइट हैंड वाला कौन सा, C टर्मिनल अमीनो एसिड। ये सब स्ट्रक्चर हमें प्राइमरी से प्राप्त होंगे कि सेकेंडरी से,
ये देखो यहां से लाइन उठाई थी, लेफ्ट वाला हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और एन टर्मिनल बोलेंगे, आगे लिखा है, आगे लिखा अगले पेज पे। राइट वाला हमेशा लास्ट अमीनो एसिड होगा और सी टर्मिनल बोलेंगे, सी टर्मिनल। और यही क्वेश्चन शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है घुमा दिया था, स्टेटमेंट गलत कराने के लिए घुमा दिया था। बोल देगा फर्स्ट वाला जो है वो सी टर्मिनल है और राइट वाला जो है एन टर्मिनल है, तो भूलना नहीं, लेफ्ट वाला हमेशा एन टर्मिनल, राइट वाला हमेशा सी टर्मिनल। और ये देखो लीनियर स्ट्रक्चर है प्राइमरी। देखो पहला अमीनो एसिड एन टर्मिनल अमीनो एसिड है और आखिरी अमीनो एसिड सी टर्मिनल अमीनो एसिड है। ये देखो यहीं से क्वेश्चन अक्सर घुमा देता है, जिसने ढंग से पढ़ा है याद रहेगा, जिसने ढंग से नहीं पढ़ा भूल जाएगा। अब देखो यहां से टॉपिक चेंज कर रहा है, कह रहा है प्रोटीन लंबे समय तक रॉड जैसे सख्त नहीं रह सकती, मतलब लंबे समय तक लीनियर नहीं रह सकती। अच्छा एक धागा पकड़ो, एक एंड मैं पकड़ू, रस्सी मोटी रस्सी पकड़ रहे हैं, एक एंड मैं पकड़ रहा हूं, एक एंड पकड़ो आप और चलते जाओ, आप मैं रुका हूं आप चलते जाओ, लचीलापन आ जाएगा। टेंसाइल फोर्स के कारण टूट भी सकता है, बताओ आप पढ़ते हो फिजिक्स में, टेंसाइल फोर्स के कारण पहले लटक जाएगा और आपने खींचा टूट जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं। इसीलिए तो जब आप तार बिछाते हो, मैं बिजली के तारों की बात कर रहा हूं, जगह जगह पे खंबा दे देते हैं ताकि सपोर्ट मिल जाए। ज्यादा लंबा खंबा कर देंगे ना, लटक जाएगा, टूट जाएगा, और उसमें बिजली है, किसी के ऊपर गिरेगा तो चिपक जाएगा, है ना। इसीलिए देखो आजकल इंसुलेटेड कर दिया है, दो फायदे, इंसुलेटेड करने से बिजली उतरेगी नहीं खंबे में, बरसात और साथ में देखो गाय वाय चिपक जाती है तो बोलते हैं उससे उतरेगी नहीं, और दूसरा इंसान तो चोरी कटिया जानते हो ना, वो लगाता है तो कटिया भी नहीं लगाएगा। अब देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, तो वही बात है, तो कर तो सब सकते हैं। सरकार तो वार कर रही है, आपने उसको लव में बदल दिया, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, है ना। पब्लिक है, पब्लिक सब कर लेती है, वही तो बोल रहे हैं, वो भी इंडियन पब्लिक जुगाड़। द थ्रेड इज फोल्डेड, अब सुनो, यानी लंबे समय तक धागा ऐसे सीधा नहीं रहेगा, लंबे समय तक धागा सीधा नहीं रहेगा, तो धागा कैसे हो जाएगा, ऐसे, उसमें आ जाएंगे ऐसे ऐसे फोल्ड्स, उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, या फिर ऐसे हो जाएंगे जिगजैग, या तो ऐसे हो गया हेलिकल और या तो जिगजैग हो जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो अल्फा हेलिक्स मॉडल, ऐसे हुआ तो अल्फा हेलिक्स, और अगर ऐसे सीमेंट की चद्दर की तरह ऐसे नालियां बन गई तो बीटा प्लेटेड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मेन कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही स्ट्रक्चर बदला। देखो पढ़ के देखो, कह रहा है कि ये जो थ्रेड है जब ये हेलिक्स बना लेगा तो ऐसा लगेगा जैसे घूमती हुई सीढ़ी, ये सीढ़ी घूमते हुए ऊपर जा रही है, होती नहीं, एक ही एक्सिस पे घूम रही है। अगर एक ही एक्सिस पे घूम रही है तो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस बोलते हैं, और ये जो हम लोग की सीढ़ियां लगी हैं ये रिवॉल्विंग स्टेयरकेस नहीं है, नॉर्मल स्टेयरकेस है ना, ऐसे आके ऐसे आए फिर ऐसे आके ऐसे, ये रिवॉल्विंग स्टेयरकेस नहीं है, रिवॉल्विंग पूरी गोल वाली को बोलते हैं, जो डिजाइनर सीढ़ियां होती है, ऐसे बीच में एक खंबा होता है, ऐसे चढ़ते जाओ, है ना। हाँ सामने लगा भी हुआ है, ऑफ कोर्स only some protein thread are arranged in the form of helix। कहते हैं आपको लगता है पूरा ऐसे हेलिक्स बन जाता है, नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा हेलिकल होता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा हेलिकल होता है, फिर सीधा फिर हेलिकल। देखो ऐसे पहले ऐसे था, फिर इतना हेलिकल हुआ, फिर सीधा, फिर इतना हेलिकल हुआ, फिर सीधा, ऐसे। और पूरा पूरा हिस्सा जिगजैग भी नहीं होता, ऐसे हुआ फिर सीधा, फिर ऐसे हुआ फिर सीधा। तो कह रहा पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता, और हमेशा राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ऐसे कॉइलिंग राइट हैंडेड होती है, याद रखिएगा। राइट हैंडेड मतलब अगर मैं ऐसे घूम जाऊं ऐसे, राइट हैंडेड क्लॉकवाइज। बताइए प्रोटीन में केवल और केवल कौन सी कॉइलिंग होती है, ओनली राइट हैंडेड की मोस्टली राइट हैंडेड, ओनली। लेकिन एक अपवाद है कोलेजन, और कोलेजन में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, याद रखिएगा। एकमात्र अपवाद है कोलेजन में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, और बाकी प्रोटीन में राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। और कोलेजन ट्राई हेलिक्स मॉडल है, हमारा डीएनए कितने हेलिक्स का बना है, और कोलेजन 3 हेलिक्स का बना होता है। और कहां दिया है, इंट्रोडक्शन में, और इसको खोजा था जीएन रामाचंद्रन ने,
GN रामाचंद्रन। कह रहा है कि कुछ और भी होती है जो फोल्ड हो जाती है और वो दूसरा आकार ले लेती है। ये बात कर रहा है इसकी, ये बात कर रहा है बीटा प्लेटेड की। कह रहा है इन सभी स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी कहते हैं। देखो जब प्राइमरी में ऐसी फोल्डिंग आ गई तो अल्फा हेलिक्स, और अगर ऐसी फोल्डिंग आ गई तो बीटा प्लीटेड। इन दो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लीटेड। और इनका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बन जाना। इसमें लिखा नहीं है लेकिन बॉन्डिंग बन जाती है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर देखो जरा इधर देखो, प्राइमरी जब फोल्ड हुआ अल्फा हेलिक्स, या ऐसे हुआ बीटा प्लीटेड, कहता है अब ये और फोल्डेड हो गए और एडिशनल बॉन्ड बन गया। देखो डाई सल्फाइड बॉन्ड भी बन गया, हाइड्रोजन तो था ही था। ये देखो ये देखो ये वाले ये वाले बीटा प्लीटेड, ये देखो ये वाले अल्फा हेलिक्स, और उनमें एडिशनल बॉन्ड आ गए, स्पेशली डाई सल्फाइड बॉन्ड, तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ऊन के गोले जैसा हो गया। मतलब ऊन का गोला क्या होता है? एक धागे पे दूसरा धागा, हॉलो वुलन बॉल जैसा हो गया, एक धागे पे दूसरा धागा हो गया, एक धागा अपने ही ऊपर लिपटा हुआ है। देखो एक धागा अपने ही ऊपर लिपटा हुआ है। हॉलो वुलन बॉल जैसे स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? टर्सरी। देखो क्या लिखा है, यही लिखा है जो बोला है मैंने। कह रहा है इसके अलावा लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, मतलब अपनी ही चेन अपने ही ऊपर फोल्ड बना ली, ठीक है। और उसके बाद ये किसकी तरह दिखाई पड़ने लगी? हॉलो वुलन बॉल की सॉलिड वुलन बॉल। वुलन बॉल, कभी ऊन का गोला बनाया हो तो ऊन का गोला कभी सॉलिड नहीं बना सकते आप, क्योंकि हॉलो तो करना ही पड़ेगा, वरना वो लपेट नहीं पाओगे आप उसको। गिविंग राइज टू द टर्सरी स्ट्रक्चर। बताओ हॉलो वुलन बॉल को क्या बोलेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर। और देखो टर्सरी से 3 याद रहेगा, तो बताओ ये 3D है कि 4D? 3D। टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है किसके लिए? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि वही तो एंजाइम बनाता है। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर एंजाइम बनाता है? प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्सरी की ऑल ऑफ दिस? टर्सरी। टर्सरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन बनाता है। क्यों? 3D होता है। अच्छा 3D होने से फायदा क्या है? जगह जगह पे गड्ढे बन जाते हैं, इन गड्ढे या पॉकेट को एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट वो स्थान होता है जहां से कुछ केमिकल आके जुड़ते हैं, उन केमिकल को सबस्ट्रेट कहते हैं, और एंजाइम का काम ही है सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट के बॉन्ड बना देना। बोलो क्लियर है? तो 3D इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें एक्टिव साइट होती है, और एक्टिव साइट में ही सबस्ट्रेट आके फिट होता है, और एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट फिट होता है तो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे E+S बराबर ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और आगे जब सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, पुरानी चीजें खत्म होंगी, नई चीजें बनेंगी। देखते ही देखते सबस्ट्रेट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। तो एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना, इसी तोड़फोड़ को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो तोड़फोड़ चल रही है ना बॉन्ड की, यही मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कभी कभी ये जो सेकेंडरी वाले ऊन के गोले हैं, ऊन के गोले विशेष आकार ले लेते हैं और कोई नई आकृति आपके सामने बन के दिखने लगती है। जैसे सुनो, एक गोला ये रखा, बगल में एक गोला और, एक गोला और, एक गोला और, एक गोला और, ऐसे बहुत सारे गोले से क्या बन गई? चेन। मोतियों की माला से चेन बन गई। एक तो ये है, इसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। या गोले को ऐसे रखते जाओ कि क्यूब बन जाए, तो ये इस तरह के आकृति को क्वार्टरनरी बोलेंगे। या गोले को ऐसा अरेंज कर दो कि कोई डिस्क बन जाए, या गोले को ऐसा अरेंज कर दो कि कोई मतलब कोई विशेष आकृति स्क्वायर बन जाए, तो इस तरह की विशेष आकृति को हम बोलेंगे क्वार्टरनरी। देखो क्या बोला गया, देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये, एक ही चेन जब धागे नुमा थी या रॉड लाइक थी प्राइमरी, यही चेन जब ऐसी हो गई या ऐसी हो गई तो सेकेंडरी, यही चेन अपने ऊपर लिपट गई तो टर्सरी। अभी तक चेन एक ही थी, अब चेन एक से ज्यादा हो गई। ये एक टर्सरी, ये दूसरी टर्सरी, ये तीसरी टर्सरी, ये चौथी टर्सरी। अगर एक से ज्यादा प्रकार की टर्सरी प्रोटीन इन्वॉल्व होकर के कोई विशेष आकृति दे दे तो इस विशेष आकृति वाले स्ट्रक्चर को ही क्वार्टरनरी बोलते। पढ़ के देखिए, लिखा है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। कह रहा है अब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होगी। द मैनर इन विच इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट, बोलते हैं कि इसमें जो एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये वो उसको हम सब यूनिट बोल दे रहे हैं, वो दूसरे के सापेक्ष कैसा चीज बना रही है। जैसे लीनियर स्ट्रिंग तो बना, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्क्वायर बना दिया,
या स्फीयर अरेंज हो गया एक दूसरे पे और उसने क्यूब बना दिया या प्लेट बना दिया या डिस्क बना दिया या स्क्वायर बना दिया या कुछ और बना दिया, तो इस विशेष आकृति को क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। विशेष आकृति को बोलेंगे क्वाटरनरी। जैसे हमारा आप वो देखो हीमोग्लोबिन में ये अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन थोड़ी अलग बना लेते हैं। अब 2 अल्फा 2 बीटा यूनाइट होकर एक यूनिट बना रही है, इसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा होती है, ये लिखा है। 2 सब यूनिट होती है अल्फा की और 2 सब यूनिट होती है बीटा की, लिखा है 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा 2 सब यूनिट ऑफ बीटा। जब जुड़ती है तो ये मिलके बनाती है ह्यूमन का, एडल्ट का ह्यूमन हीमोग्लोबिन। एडल्ट लिखा होगा कहीं, ये लिखा है। एडल्ट में 4 सब यूनिट होती है। अच्छा, एडल्ट क्या फिटस जो पैदा नहीं हुआ, जो फिटस था उसमें भी 4 यूनिट होती है, लेकिन वो 2 अल्फा 2 बीटा नहीं होती है, वहां गामा होती है, वहां गामा होती, गामा याद रखिएगा, जो बाद में चेंज हो जाती है। आखिरी टॉपिक है एंजाइम, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे भी क्वेश्चन आया था। एंजाइम के कैटालिस्ट का एंजाइम का पूछ लिया था, एंजाइम का फंक्शन पूछ लिया था। ये लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी है, जो फालतू की चीजें हैं वो हट गई हैं, मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट हट गया है, ध्यान देना। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। अच्छा, क्या बोला है? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन कि ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन? मतलब सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं कि ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं? कुछ एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते, बजाय उसके वो बने होते हैं आरएनए के, यानी राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। इस तरह के एंजाइम को बोलते हैं राइबोजाइम। देखो लिखा है, कुछ न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए वो भी एंजाइम की तरह बिहेव करता है, इस तरह के एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। कहता है कोई भी व्यक्ति एंजाइम को अगर समझना चाहता है तो वो लीनियर डायग्राम है, मतलब प्राइमरी प्रोटीन। ध्यान दीजिए, बातों को पकड़िए एनसीईआरटी की। लाइन डायग्राम का मतलब प्राइमरी प्रोटीन है। कह रहा है कि एंजाइम और भी प्रोटीन बना सकती है प्राइमरी की तरह और भी बना सकती है। एंजाइम सेकेंडरी भी बना सकती है, एंजाइम टर्सरी भी बना सकती है। मतलब एंजाइम प्राइमरी प्रोटीन के भी बने होते हैं, सेकेंडरी के भी बने होते हैं, टर्सरी के भी बने होते हैं, क्वाटरनरी के कभी नहीं बने होते। मेरी बात पे फिर ध्यान दीजिए। अभी आप बोलोगे सर आपने बोला था टर्सरी के बने होते, पूरी बात कंप्लीट हुई नहीं है अभी किंतु परंतु बाकी है। क्या आप बहुत अच्छे इंसान हो, परंतु एक कमी है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज है, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि एंजाइम्स जो है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रोटीन के बने होते हैं, परंतु जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं तो इसमें कोई कैविटी या पॉकेट नहीं पाई जाती, मतलब एक्टिव साइट नहीं होगी, क्योंकि ये 3D नहीं 2D होते हैं, और 2D है तो कोई साइट नहीं है, साइट नहीं तो है सबस्ट्रेट को बांधेंगे नहीं, सबस्ट्रेट को बांधेंगे नहीं तो रिएक्शन कैसे करेंगे? मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन कैसी है, नॉन फंक्शनल की फंक्शनल। जबकि टर्सरी को जब हम देखेंगे, देखो पॉइंट यहां पे है, जब आप देखोगे, ये क्या हुआ, इतनी तेज आवाज। When a tertiary structure you will notice the backbone of protein। कह रहा जब टर्सरी को देखोगे तो आपको लगेगा कि चेन अपने ही ऊपर फोल्ड कर गई थी। याद करो ऊन का गोला, चेन अपने ही ऊपर फोल्ड कर गई, जगह जगह पे कुछ गड्ढे थे, गड्ढों को बोला है पॉकेट या सर्विक्स, पॉकेट या सर्वाइसिस, ये लिखा है। देखो उसको सर्वाइसिस पढ़ते हैं, क्योंकि सर्विक्स पढ़ोगे तो यूट्रस वाली बात है ना। अपॉन इटसेल्फ, चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, चेन अपने ही ऊपर लिपटी हुई है, और हेंस मैनी सर्वाइसेस और पॉकेट आर फॉर्म्ड। अंदर बहुत सारे कैविटीज बन गई, सर्वाइसेस या पॉकेट बन गए। किसी एक पॉकेट को एक्टिव साइट कहते हैं। ध्यान देने की बात है, यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत करा लेगा। सभी पॉकेट को एक्टिव साइट कहते हैं कि किसी एक को। किसको बोलेंगे? जहां से सबस्ट्रेट आके बनता है, बस सभी को नहीं बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए सर्वाइस और पॉकेट इनटू द सबस्ट्रेट फिट्स। कहता है एक्टिव साइट उसी को बोलोगे, उस पॉकेट को या उस सर्वाइसिस को बोलोगे जहां सबस्ट्रेट बनेगा। अब यहां से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। आगे इसका मतलब एंजाइम जो है उसके पास एक्टिव साइट होते हैं और वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को, यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है। बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। हाई रेट से चलाएगा रिएक्शन को कि स्लो रेट से?
और कितनी हाई रेट से, मैं इसका आइडिया अभी से दे देता हूं, अगले पेज पे लिखा है, कह रहा है अगर हम पानी और CO2 की नॉर्मल रिएक्शन कराएं तो पता है क्या होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा और 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेंगे केवल। अगर हम वाटर और CO2 की रिएक्शन कराएं H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन इसमें हमने किसी कैटालिस्ट का प्रयोग नहीं किया और इसमें 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल केवल बन पाए। लेकिन अगर इसी में हम कार्बोनिक एनाइट्रेज नाम का एंजाइम लगा दें तो रिएक्शन पता है 10 मिलियन टाइम्स फास्ट हो जाएगी। कितने मिलियन टाइम्स? 10 मिलियन टाइम्स, यानी 1 करोड़ गुना। 1 करोड़ गुना रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और आप पता है 1 सेकंड में 6 लाख कार्बोनिक एसिड बनेंगे। पहले 200 बन रहे थे 1 घंटे में, अब 6 लाख बन रहे हैं 1 सेकंड में। रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ गुना फास्ट हो गई। अब एंजाइम का काम सुन के यकीन तो नहीं हो रहा है, पर वास्तविकता यही है। ये सेम लाइन लिखा है, मैंने जो जो वर्ड बोले ये चुनिंदा वर्ड थे बिल्कुल एनसीईआरटी के, बस मैंने थोड़े सरल भाषा में बोल दिया। पढ़ के बोलना ये तो रीडिंग हुई, पढ़ के बोलना वो रीडिंग हुई, लेकिन क्या होता है आपको समझ के फिर पढ़ना है एक बार। अब देखो क्या लिखा है, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। किस मामले में? 2 मेजर मामले में। एक तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर करोगे हम खुद मर जाएंगे। बताओ, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 से 40 डिग्री, 25 से 40 डिग्री, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर काम कर सकते हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, जब हमारे अंदर क्या होता है कि ये जब काम करते हैं हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते हैं, हमारे हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते हैं, इनके कभी नष्ट नहीं होते। पढ़ के देखो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर काम करते हैं, पहला पॉइंट। जबकि एंजाइम हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है, कितने के ऊपर? 40 के ऊपर। और एंजाइम आइसोलेट किए जाते हैं नॉर्मली अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। कहते हैं कुछ अपवाद हैं जो नॉर्मली 40 से ज्यादा टेम्परेचर तक सक्रिय रहेंगे। कहता है कितने डिग्री? 80 से 90 डिग्री तक, 80 से 90 डिग्री तक सक्रिय रहते हैं। ये निकाले जाते हैं विशेष तरह के आर्कियो बैक्टीरिया से। और आर्की बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, नाम है उसका थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल, याद आया? यानी टेम्परेचर एंड एसिडिटी लविंग बैक्टीरिया। और ये आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल है। और मैं नाम बता देता हूं, नाम है थर्मस एक्वेटिकस। नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस मतलब हाई टेम्परेचर, एक्वेटिकस मतलब पानी में। हाई टेम्परेचर वाले पानी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण है। और ये बैक्टीरिया खौलते पानी के टेम्परेचर पे लगभग पाया जा रहा है। अरे 80 से 90 खौलता ही पानी है, उतने डिग्री पर भी ये जिंदा है। इसका मतलब इनका एंजाइम 80 से 90 डिग्री पर सक्रिय है। थर्मोस्टेबल एंजाइम है कि अनस्टेबल? एक रिएक्शन कराते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जब हम चेन को लंबा करते हैं, डीएनए की चेन को लंबा करते हैं, तो वहां पे नॉर्मल एंजाइम का प्रयोग नहीं करते। कौन सा एंजाइम निकालते हैं? टैक पॉलीमरेज। टी थर्मस को शो कर रहा है, एक्यू एक्वेटिकस को शो कर रहा है, और इस तरह के पॉलीमरेज को नाम दिया गया टैक पॉलीमरेज। कहां पढ़ेंगे? पीसीआर में पढ़ा होगा, पीसीआर में दोबारा रिवाइज करेंगे, पीसीआर में बायोटेक्नोलॉजी में। और पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? 3। बताइए। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। ये देखो, खौलते पानी में पाया जाता है, या सल्फर स्प्रिंग भी बोलते हैं, वहां पाया जाता है। लेकिन ये स्टेबल है, अपनी कैटालिटिक पावर इतने हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल किया हुआ है। ये थर्मोस्टेबल जो एंजाइम होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और निकालते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जैसे थर्मस एक्वेटिकस। देखो, ये पैरा से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये एग्जामिनर, देखो हम लोग काका देव में छुपम छुपैया खेलते रहे, वो तो हो जाएगा, है ना। कि इस बता दे आपको, वो रीजन ये बताए क्या? यहां तो ये होता है बच्चा ना कर पाए, क्योंकि बच्चा यहां से ये चीज आती नहीं एग्जाम में, बच्चा उसको लेता नहीं, और जबरदस्ती क्वेश्चन बनाते हैं। वहां से कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती बनाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहां से बनेगा नहीं, कुछ नहीं है, कूड़ा है। हम आपको फिर भी पढ़ के बता दे रहे हैं क्या। कह रहे जब भी कोई भी रिएक्शन कराते हो तो ये नीट में कभी नहीं आया है, ना आएगा। मैंने जितने पॉइंट बताए वो आए हुए, वहीं से आएगा। हर चैप्टर का एक बैक एरिया होता है, ये बैक एरिया या ब्लैक एरिया बोलो, ये वो है, इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं पूछेगा क्या होगा।
सुन लो क्यों बोला है, केमिकल रिएक्शन क्यों बोला है। कह रहा है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिएक्शन होती है, बहुत पहले की बात बता रहा है, बहुत अर्लियर क्लासेस की। कह रहा है हर रिएक्शन में दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में भी दो चेंज होते हैं, चेंज इन शेप एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे बर्फ का पिघलना क्या है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, या पानी का उड़ जाना भाप बन के चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हुआ, ठीक है ना। और चेंज इन शेप क्या, बड़े बर्फ के टुकड़े को आपने तोड़ के छोटे बर्फ के टुकड़े में बदल दिया, ये फिजिकल रिएक्शंस थी, ये फिजिकल रिएक्शंस थी, ठीक है ना। इसका अपना कोई ना कोई रेट होता है, लेकिन ये रेट कौन सा होगा, फिजिकल रिएक्शन का रेट कि केमिकल रिएक्शन का रेट। क्या इसमें बॉन्ड टूटे, नहीं। कहता है अब एक और रिएक्शन होती है साथ ही, क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। अगर हम पानी को बहुत ज्यादा वो गर्म करें और उसमें इलेक्ट्रोड डाल दे, वो अपने आयंस में टूट जाएगा, H+ आयन अलग, OH आयन अलग। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी, बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा। तो ये रिएक्शन फिजिकल नहीं होगी, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी। कहता है चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, अभिक्रिया की दर निकालते हो, और अभिक्रिया की दर निकालने का फार्मूला है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये देखो, ये देखो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और कह रहा है अगर दिशा दी हो तो इसको रेट बोलते हैं। अब ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो ये लाइन से क्वेश्चन एक बार मैंने देखा है, क्योंकि बोलता है कि अगर दिशा दी हो, अगर किसी रेट में दिशा दे दी गई हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है कि बैकवर्ड, तो उसको आप वेलोसिटी बोलोगे। बताओ रेट को वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, बस। और यहां कुछ नहीं है, ये सब कूड़ा है। और ये बता चुका हूं अभी अभी कि 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनते थे। ये देखो 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनते थे, लेकिन हमने जब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम यूज किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो 6 लाख बनने लगे प्रति सेकंड। रिएक्शन कितने गुना फास्ट हो गई, 10 मिलियन टाइम, यानी 1 करोड़ टाइम। बताओ क्या ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि एंजाइम कितने सुपर फास्ट है। अब जरा देखो, उन्होंने बोला है कि आपने देखा होगा कि ऐसी हजारों रिएक्शन हमारे अंदर चल रही है। मैं हमेशा बोलता हूं लगभग 5000 रिएक्शन चल रही है। इन रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, इन्हीं रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है, दिख रही है सिंगल स्टेप लेकिन होती है मल्टी स्टेप। हम लोग अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। बताओ क्या ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे या EMP पाथवे। ग्लाइकोलिटिक या EMP पाथवे कितने स्टेप में हुआ था, हर स्टेप को एंजाइम ने कैटालाइज किया था कि नहीं किया था। लास्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप वाला ग्लूकोज लास्ट स्टेप में पायरुविक एसिड में बदल जाता है, कितने, 2। और पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट था कि नहीं था। पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली और ईस्ट मिल गया तो ये अल्कोहल बनाएगा, और अगर हमारी मसल में रह गया तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, और अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। बोलो याद आया, ये वही लिखा है। कह रहा है आपने चैप्टर 12 में ये सब पढ़ा होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ा होगा। कह रहा है कभी जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बना रहा है। कह रहा है अगर एरोबिक कंडीशन मिल गई तो पायरुविक एसिड जो है वो आगे काम करेगा, ईस्ट में अल्कोहल बना लेगा, वो लिखा है। इसका मतलब डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक ही सबस्ट्रेट से डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं है कि नहीं है पॉसिबल। अच्छा अब इस पे क्या आएगा, ये तो वही है, केवल इतना पूछ रहा है एंजाइम का काम क्या है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में बदल देना। एक केमिकल का नाम सबस्ट्रेट, जिसमें बदलेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। बताओ ऐसा केमिकल जो एंजाइम बांधेगा और जो छोड़ेगा, जिसको बांधा उसने वो हो गया, और जिसको छोड़ा प्रोडक्ट। मतलब एंजाइम कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू, अब ये देखो साफ साफ लिखा है, मैं ऐसा नहीं कि मैं जंप नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो। सबस्ट्रेट जिससे बंधता है एंजाइम से वही कहलाता है क्या, वही सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जो एंजाइम से बंधेगा, कहां से बंधेगा, एक्टिव साइट से। और एक्टिव साइट होती क्या है, क्लेफ्ट या पॉकेट, सर्विक्स या सर्वाइसस या पॉकेट। सबस्ट्रेट क्या करेगा, डिफ्यूज करके आता है एक्टिव साइट पर, सबस्ट्रेट डिफ्यूज करके आता है एक्टिव साइट पर। और देखो दोनों मिलकर के बना लेते हैं ESC का पूरा नाम। इधर देखो ये एंजाइम है,
इसके पास एक कैविटी है, ये है सबस्ट्रेट ये, और ये यहां आकर के बंध गया। अब क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम के एक्टिव साइट में ये केमिकल आके बंध गया, इस केमिकल का नाम सबस्ट्रेट, और जो कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये बनना ही बनना है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस हो जाए ये स्टेप। तो ऑब्लिगेटरी है कि फैकल्टेटिव? मतलब 100% यस बनना ही चाहिए। अच्छा अब क्या होगा? जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तुरंत क्षण भर के लिए ही बनेगा। और अब इस अवस्था में जो बंधा हुआ था एंजाइम के साथ एक्टिव साइट, वहां नया स्ट्रक्चर बनने लगेगा। ये जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको बोलते हैं ईपीसी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देखते ही देखते एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। मतलब एंजाइम ने सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ दिए और प्रोडक्ट के बॉन्ड बना दिए। तो देखते ही देखते, अभी तक था ESC, अब देखते ही देखते EPC। एंजाइम कभी नहीं बदलता, कैटलिस्ट नेवर बी चेंज। आपके कैटलिस्ट कहीं के भी हो, दे नेवर बी चेंज। कैटलिस्ट ना तो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं ना स्टॉप करते हैं, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट संक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को, यही एंजाइम का काम है, ना रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं ना स्टॉप करते हैं। दे ओनली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ये भी क्षण भर के लिए बना, ये तो क्षण भर के लिए बना था, ईपीसी भी क्षण भर के लिए बना। और कह रहा है देखते ही देखते, यानी वेरी सुन का मतलब देखते ही देखते बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए। किसके बॉन्ड टूटे होंगे? सबस्ट्रेट के। किसके बॉन्ड बने होंगे? हाँ, और इसी टूट फूट को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसी टूट फूट को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और प्रोडक्ट फाइनली रिलीज हो गया, कहां से? एक्टिव साइट से। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट बदल गया। किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में। मतलब हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट को एंजाइम ने प्रोडक्ट में बदल दिया। बोलो क्लियर है? सबस्ट्रेट को एंजाइम ने प्रोडक्ट में बदल दिया, यही तो काम है एंजाइम का, और कोई काम ही नहीं है। और तेजी से बदलना इसका काम है कि धीरे धीरे। वो कैसे कर पाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ये देखो दो इन्होंने ये बनाए हैं। आप ये देखो, ये एक्टिवेशन एनर्जी, पहले तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन होती है सबसे हाईएस्ट, जहां एनर्जी सबसे ज्यादा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ये देखो यहां एनर्जी 0 है, यहां एनर्जी थोड़ी बहुत है, यहां एनर्जी बिल्कुल हाईएस्ट है। अच्छा, जब एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो बॉन्ड टूटेगा। आप बताओ, अगर एनर्जी ज्यादा है, ये कंपाउंड है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया, नए बॉन्ड बनाना आसान हो जाएगा, टूट फूट आसान हो जाएगी। तो आप बताओ, इसीलिए इस अवस्था तक ले जाना जरूरी है। किसी भी रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेज होना जरूरी है। क्यों? अगर एनर्जी बढ़ाओगे नहीं तो आपके बॉन्ड अनस्टेबल नहीं होंगे, और अनस्टेबल नहीं होंगे तो टूटेंगे नहीं तो नए बनेंगे नहीं। इसका मतलब सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेज की अवस्था को ही क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ, द डिफरेंस फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेज इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट की ऊर्जा से लेकर के स्टॉप की ऊर्जा, जिसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेज के का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ज्यादा थी, मान लिया 2x थी। अब देखो जब एंजाइम का प्रयोग किया गया तो ये x हो गई, यानी एंजाइम की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। कम होने से क्या हो गया? जब एनर्जी कम उसको लगी तो क्या हो गया? जल्दी प्रोडक्ट बन गया कि देर में प्रोडक्ट बना? तो एंजाइम करते क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा लेते हैं। और एनसीईआरटी ने इसी में साफ लिखा हुआ है कि एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा लेते हैं। और अभी लाइन पढ़ रहा हूं, जो लाइनें हैं ये सब मैं उसी की लाइनें बोल रहा हूं, अपनी लाइनें नहीं बोल रहा हूं। अब पूछा है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब इसने एनर्जी बैरियर को कम कर दिया और काम आसान हो गया। एनर्जी बैरियर को कम कर दिया और काम को आसान बना दिया। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम जो बीच में बैरियर आ रहा है ना, उसको कम कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। बैरियर अगर आपके काम में अड़चने कम आए तो काम जल्दी हो जाएगा, और अड़चने ज्यादा है तो काम देर में होगा।
यहां अड़चने ज्यादा थी, काम देर में हो रहा था, यहां अड़चने कम है, काम जल्दी हो गया, तो रेट किस में ज्यादा होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो एंजाइम का काम क्या है, एनर्जी बैरियर को कम कर देना और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। और एक चीज और जान लो, ये सब लिखा है, जितना बात बोला है सब लिखा है, ठीक है। देखो यहां चेक करो, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की? इसकी इतनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी सी है, तो किसकी ज्यादा है? सबस्ट्रेट की। अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है किसकी तुलना में? प्रोडक्ट की तुलना में। तो पता है ये एनर्जी, जो इतनी एनर्जी का डिफरेंस है, जो इतनी एनर्जी का डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये एनर्जी गई कहां? ये एनर्जी निकल गई। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? बताओ, सबस्ट्रेट के पास ज्यादा ऊर्जा थी, प्रोडक्ट के पास कम ऊर्जा थी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गई बाहर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक? ये थ्योरी में पूछा जाएगा, थ्योरी में पूछा जाएगा अगर सबस्ट्रेट की ऊर्जा ज्यादा है प्रोडक्ट की तुलना में तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और आपको पता है इस रिएक्शन को हमें नहीं चलाना पड़ेगा, अपने आप चलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, उसको चलाने के लिए हमें कोई बाहर से एनर्जी, कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। तो बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अच्छा, अगर उल्टा होता तो, इमेज करो कि उल्टा होता तो, देखो अगर ये ऐसा होता, ये सबस्ट्रेट यहां, प्रोडक्ट यहां, सबस्ट्रेट और नीचे ले लो, यहां ले लो। अब बताओ कि इसके पास ऊर्जा इतनी थी, इसके पास ऊर्जा इतनी है, तो ये एक्स्ट्रा ऊर्जा आई कहां से? इतनी जो डिफरेंस चल रही है कहां से आई? ये हमने दी होगी बाहर से, ये हमने बाहर से दी, तभी तो प्रोडक्ट बना होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता था। अब रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। बताओ अगर सबस्ट्रेट के पास ऊर्जा कम है, प्रोडक्ट के पास ऊर्जा ज्यादा है, तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं चलेगी और इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यदि किसी उसको रिएक्शन को एनर्जी दो तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक। यही लिखा है यहां पे, यही लिखा है यहां पे, मैं पढ़ देता हूं, देखो थोड़ा सा पढ़ूंगा, हाँ, क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद करने में कुछ नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो दिया ऊपर फिगर, कह रहा है ऊपर जो फिगर दिया है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अपने आप चलेगी कि हमें चलाना पड़ेगा? अपने आप चलेगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन तब उसे एनर्जी चाहिए, और मैं पूछ रहा हूं ऐसा कब होगा? जब सबस्ट्रेट की ऊर्जा कम हो और प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा हो। तो ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है ना। और कह रहा है द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस और ट्रांजिशन स्टेज के बीच का जो डिफरेंस था उसे क्या बुलाया था मैंने? देख लो, कुछ छूटा नहीं है, हम आपकी तसल्ली के लिए बता रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, वरना कवर सब कर दिया है। और अच्छा बताओ, एंजाइम करते क्या है? एंजाइम घटाते हैं ना एनर्जी बैरियर को कि बढ़ा देते हैं? ब्रिंग डाउन की ब्रिंग अप, क्या एनर्जी बैरियर। और क्या कर देते हैं, आसानी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं, आसानी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ठीक है ना। और ये मैं बता चुका हूं, और ये क्वेश्चन इस बार आया था, यही क्वेश्चन आया था इस बार, ये ऑर्डर पूछा था। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट बंधेगा कहां से और फिट हो जाएगा। फिट लिखा है, टाइटली फिट नहीं लिखा है, ध्यान देना। सबसे पहले आया और बंध गया, ये पहला स्टेप था। देखना इस बार का आंसर उठाना, यही लाइन है, सेम सीक्वेंस पूछा था हर बार, इसी से तो पेपर आता है, नया नया कहां से बनेगा। दूसरा, अब टाइटली जुड़ जाएगा, कहीं कहीं ये क्यों टाइटली जुड़ जाएगा, देखो इधर देखो, पहले आया और इससे जुड़ा, बस इतना हुआ, फिट हो गया। अब इसने, एंजाइम ने अपने आप को ऐसे दबाया, एंजाइम ने अपना स्ट्रक्चर बदला कि सबस्ट्रेट ने? क्या लिखा हुआ है, एंजाइम अल्टर इट्स शेप, एंजाइम ने अपना शेप बदल दिया और इसको टाइटली दबा लिया, तो ये कैसा हो गया, टाइटली जुड़ गया। पहले लूजली जुड़ा फिर टाइटली जुड़ा। अच्छा अब क्या होगा, अब एंजाइम का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेट के काफी करीब होगा वहीं से बॉन्ड तोड़ने लगेगा, सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटना चालू हो गए, मतलब मेटाबॉलिज्म चालू हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाना चालू कर दिया।
कह रहा है अब एंजाइम ने एक तरफ से कैंची निकाली और बॉन्ड तोड़ना चालू किया, दूसरी तरफ से सुई निकाली, नया बॉन्ड बनाना चालू कर दिया। अब देखते ही देखते सारे सबस्ट्रेट के कैंची चल गई और देखते ही देखते एक नई चीजें सिल के बना दी और सबस्ट्रेट किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में। देखते ही देखते सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो 3 स्टेप ये हो गए, चौथा स्टेप ये है आखिरी। अब सबस्ट्रेट को रिलीज कर देगा एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और जो फ्री वाला एंजाइम है दोबारा वैसी ही रिएक्शन करेगा, फिर से पकड़ेगा, फिर से उसको टाइटली बांधेगा, फिर से सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ेगा, फिर से एपीसी बनाएगा और आखिरी स्टेप में प्रोडक्ट रिलीज कर देगा। कह रहा है यही साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहेगी, यही साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। देखिए टेम्परेचर और पीएच का क्या असर होता है, सीधे ये ग्राफ आता है। देखो चाहे पीएच हो चाहे वो टेम्परेचर, एक विशेष पीएच या विशेष टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, एक विशेष पीएच या विशेष टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। चाहे टेम्परेचर पीएच घटा दो या बढ़ा दो, इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। चाहे टेम्परेचर घटा दो या बढ़ा दो, एक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी कोई भी एंजाइम विशेष पीएच पर काम करता है और विशेष टेम्परेचर पर काम करता है। पीएच या टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है घट जाती है और सीधे सीधे वो पूछेगा, वो कह रहा थक गए हम। और देखो केएम वैल्यू पूछता है, सबस्ट्रेट की वो सांद्रता जिस पर वेलोसिटी वी मैक्स की आधी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? केएम वैल्यू। जिस पर वेलोसिटी वी मैक्स की आधी हो जाए उसे बोलते हैं केएम वैल्यू, उसे बोलते हैं केएम वैल्यू। सबस्ट्रेट की वो सांद्रता जिस पर वेलोसिटी वी मैक्स की आधी हो जाती है उसे क्या बुलाते हैं? केएम वैल्यू। अच्छा केएम वैल्यूज को देख के क्या पता लगता है? अगर किसी एंजाइम की केएम वैल्यू ज्यादा है मतलब वो एंजाइम अच्छा नहीं है। केएम वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता कम, केएम वैल्यू कम तो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता ज्यादा। याद रखिएगा, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी क्लासिफिकेशन आप कर लेना, ठीक है, और मैं करा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि अब क्लास लगी हुई ना। हाँ है।